हेलो बच्चों, क्या हाल है सबके? कैसे हो सबके? सब बढ़िया, एकदम सब फर्स्ट क्लास चल रहा है यार। तो मेरा नाम है कुणाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मेंटल एबिलिटी क्लास ऑफ फिजिक्स वाला। तो भाई कोडिंग डिकोडिंग पहला टॉपिक हमने कर लिया था थम्स अप के साथ। दूसरा टॉपिक साथ में हमने ब्लड रिलेशन का भी कर लिया था। ब्लड रिलेशन के अंदर हमने कैसेलेट्स यानी कि अरेंजमेंट बनानी सीख ली थी फैमिली ट्री की। और आज उसी के आगे कंटिन्यूएशन के अंदर थर्ड टॉपिक हमारा होने वाला है अरेंजमेंट्स का और लॉजिकल पजल्स का। तो बात करते हैं यार, अरेंजमेंट्स क्या है यार? ये अरेंजमेंट्स किस चीज की है? अरेंजमेंट्स देखो किसी भी तरह की उलझन हो सकती है, किसी भी तरह की लॉजिकल पजल हो सकती है। यानी कि आपको एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया जाएगा इंफॉर्मेशन के नाम पर, एक अच्छा खासा पैराग्राफ दिया जाएगा आपको। जैसे हमने कैसेलेट्स के अंदर एक एग्जांपल तो देख ही लिया है। सबसे पहला जैसे हमने ब्लड रिलेशन के अंदर क्या देखा था कि भाई सिंगल लाइन या फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे, फिर सिंबल या कोड बेस्ड क्वेश्चन थे, और उसके बाद लास्ट में हमने पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस करे थे। तो अरेंजमेंट में भी हम कुछ वैसा ही सीखने वाले हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इस बार ये हमारी जो इंफॉर्मेशन रहेगी इट कैन बी मच लार्जर, इट कैन बी मच वाइड। लेकिन उसका एक फायदा भी जरूर रहेगा। फायदा क्या कि भाई एक तो हमारा दिमाग का दायरा बढ़ेगा यार उससे, और दिमाग का दायरा होगा तभी हम उन अरेंजमेंट्स को बना पाएंगे इंफॉर्मेशन में से निकालकर। और बहुत ही अलग अलग डायरेक्शंस में आपका दिमाग चलवाने वाला हूं मैं, क्योंकि आज की क्लास सिर्फ क्वेश्चनों से भरे होने वाली है। सिर्फ क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में बढ़िया तरीके से, और कैसे उनको सॉल्व करेंगे, क्या क्या दिमाग लगाएंगे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगाएंगे। कोई फॉर्मूला नहीं है यार, मेरे साथ आज इस सफर के अंदर स्ट्रैटेजीज लगाएंगे हम अलग अलग कि किस क्वेश्चन पर किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपन लगा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़े से मैं कोई कंसेप्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़े बहुत तरीके बताऊंगा आपको कि किन तरीकों को हमें थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा पहले क्वेश्चन पर उतरने से पहले। ठीक है ना भाई, जंग से पहले थोड़ा वार्म अप तो करना पड़ता है यार, तो वो थोड़ा सा वार्म अप करेंगे यार क्वेश्चनों में उतरने से पहले। लेकिन क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, और भरपूर रहने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, ये मेरा आपसे आज वादा है। तो चलो भाई आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा अरेंजमेंट और लॉजिकल पजल। तो देखते हैं भाई अरेंजमेंट किस किस तरीके की हमारी हो सकती है। अब हमारा ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो एक छोटा सा पार्ट है इन अरेंजमेंट्स का। अरेंजमेंट किसी भी तरीके की हो सकती है। आओ भाई चलो शुरू करते हैं, देखते हैं यार आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो भाई टॉपिक्स टू बी कवर्ड के अंदर एक छोटी सी अपन लिस्ट बना लेते हैं। देखो भाई अपन शुरू करेंगे अरेंजमेंट से। अरेंजमेंट कई तरह की हो सकती है, अरेंजमेंट्स कई तरह की हो सकती है, बट मैं इसको मेन दो कैटेगरीज में बांट दूंगा। देखो भाई इनिशियली आपको जो थोड़ा बहुत बताऊंगा वो मैं बताऊंगा आपको नॉर्मल अरेंजमेंट्स। उसके बाद एक टॉपिक हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट। कॉम्प्लेक्स के अंदर थोड़े एडवांस चीजें हो जाएंगी, उस पर आऊंगा मैं। तो यहां पर सबसे पहले देखो हम रैंकिंग के बारे में बात करेंगे कि भाई क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है रैंक से रिलेटेड। एक उससे ऊपर है, दूसरा उससे नीचे है, तीसरा उन दोनों के बीच में है। तो रैंकिंग के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन ऑर्डर के बेसिस पर भी आ सकते हैं, किसी का भी सिक्वेंशियल ऑर्डर हो, ऑर्डर के बेसिस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा सीटिंग के बेसिस पर भी आ जाते हैं, बैठने का तौर तरीका, किस तरीके से कौन कैसे बैठे हैं एक टेबल पर, और उसके अलग अलग सब कैटेगरीज उस पर भी बात करूंगा। और चौथा हमारा जो हो सकता है वो हो सकता है जो हम पहले पढ़कर आए हैं। क्या पढ़कर आए हैं? फैमिली ट्री और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड भी अरेंजमेंट्स आ सकती हैं। लेकिन तुम कहोगे सर ये तो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, फिर दोबारा क्यों कर रहे हैं? तो थोड़ा सा फर्क रहेगा, वो थोड़ा सा फर्क रहेगा क्योंकि इसके अंदर अपन कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट घुसाएंगे। फैमिली ट्री या ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन रहेंगे इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, और इसको उसी तरीके से करेंगे यार। ये नॉर्मल अरेंजमेंट नहीं है, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है। क्या मतलब होगा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट का? बात करूंगा इस पर मैं। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट का क्या मतलब होगा कि देखो भाई इसके अंदर आपको फैमिली ट्री तो बनाना ही पड़ेगा, वो अरेंजमेंट तो बनाना पड़ेगा रिश्तेदारों का कि कैसा किसका क्या क्या रिश्ता है। लेकिन उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि हर एक रिश्ते का या हर एक उस फैमिली के पर्सन का अपना अलग कलर प्रेफरेंस हो, उसकी भी अरेंजमेंट आ सकती है। या फिर वो कौन सा कपड़ा पहनना चाहता है, कौन सा खाना खाना चाहता है, या क्या क्या उनका प्रोफेशन है। तो फैमिली ट्री तो एक अरेंजमेंट होगी, इसके अलावा एक दो अरेंजमेंट और भी आ सकती है। मे बी उनकी कलर प्रेफरेंस, मे बी उनका प्रोफेशन क्या है, या एनी अदर थिंग। तो इसलिए मैंने इनको क्या बोला है? कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट। यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 2 से 3 अरेंजमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। ये चीज करनी है हमें। तो ऐसे मैंने इनको डिवाइड कर लिया और इनके बारे में अपन समझते हैं। पहले सारे के सारे कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर सीधा
मैदान में उतरेंगे, जंग में उतरेंगे क्वेश्चनों के साथ, फिर स्पीड खींचेंगे। आओ भाई समझते हैं। ठीक है भाई, तो क्लास पहले अपन क्या करते हैं, आज की क्लास यहां से अपन शुरू करते हैं, बड़ा सा ऐसा वेलकम करके, बड़ा सा ऐसा हाथ खोल के क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, गुरुजी की तरह, शाहरुख खान की तरह ऐसे नहीं, गुरुजी की तरह खोलने हाथ। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। आओ, तो पहली चीज इंट्रोडक्शन। क्या है भाई इंट्रोडक्शन के अंदर? कह रहा है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स एज पर द गिवन डाटा इज अरेंजमेंट। क्या नया बता दिया भाई? क्या नया बता दिया? अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? चीजों को अरेंज करना, यही बताया हुआ थ्योरी के अंदर, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चीजें अपन वैसे भी हम डिस्कस करेंगे, बस थ्योरी रीड कर लेते हैं फटाफट से। कह रहा है भाई द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स एज पर द गिवन डाटा इज अरेंजमेंट। डाटा के अनुसार चीजों को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, उसे, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, इंप्लाइड है, जायज है। कह रहे हैं वंस द अरेंजमेंट हैज बीन डन वी हैव टू आंसर द मल्टीपल क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक बार अगर अरेंजमेंट बन गई, हमने बना ली, हम उसके अंदर माहिर हो गए, हमारी कमांड अच्छी हो गई, क्वेश्चन को एनालाइज करके, इंफॉर्मेशन को पकड़कर, एनालाइज कर और उसको एक फ्रेम या एक स्ट्रक्चर में उतारना, एक डायग्राम में उतारना, अगर उसमें हमारी कमांड बन गई, उसके बाद क्वेश्चंस जो उसके बाद फॉलो करते हैं उन पर तो सिर्फ टिक 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 लगाना है फटाफट से, उसमें टाइम लगेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, एक बार ये अरेंजमेंट हमारी बन जाएगी तो उससे रिलेटेड जो हमसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका हमें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इन चैप्टर की सबसे खूबसूरती पता क्या है कि देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कोई भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो सिर्फ क्वेश्चन ठीक करना हमारा काम नहीं होता है, क्वेश्चन टाइम पर ठीक करना ज्यादा जरूरी होता है। तुम एक क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, 5 मिनट लगा के करोगे, क्या फायदा? क्वेश्चन के लिए जब मैक्सिमम टाइम ही 1 मिनट था, तुम 5 मिनट लगा के क्वेश्चन कर रहे हो, क्या फायदा उसका? तो जैसे मैंने कैसेलेट्स के टाइम पे आपको बताया था कि बड़े क्वेश्चन होते हैं, अरेंजमेंट बन जाती है तो अपना टाइम आप बचा सकते हो। इसके अंदर वो चीज ज्यादा अप्लाई होती है, इसके अंदर वो चीज ज्यादा अप्लाई होती है क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा बड़ी होती है और आराम से 5-5 क्वेश्चन एक एक इंफॉर्मेशन के बारे में पूछे जाते हैं। आप बना लो 1.5 मिनट के अंदर अपनी अरेंजमेंट, 2 मिनट में बना लो, जितनी स्पीड आप तेज कर सकते हो आपके हाथ में है वो तो। और उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक बार अरेंजमेंट बन गई तो कितना टाइम लगता है क्वेश्चन पर टिक लगाने का? बस टिक 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 ही लगाने हैं आपको। मान लो 3 मिनट पूरा क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपका, तो 2 मिनट आपके पास फालतू बचे तब भी। ठीक है यार, तो वो चीज का हमें यहाँ फायदा मिलता है, एडवांटेज मिलता है। मैं कुछ अरेंजमेंट्स की पिक्चर्स आपके पास लेकर आया हूं कि पहले से आपके दिमाग में एक विजन बन जाए, पहले से आपके दिमाग में एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से अरेंजमेंट्स होती हैं। ठीक है भाई, अरेंजमेंट देखो, इसे कहते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। ये सीटिंग अरेंजमेंट का ही पार्ट है, लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट है कि मान लो एक सर्कुलर टेबल है और उसके आसपास ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो हमें बताना होगा कि ये ए है, अगर ये बी है तो ये इसके आमने सामने बैठा है, ये डी इसके लेफ्ट में बैठा है, ये ई इसके राइट पे बैठा है, ई के बिल्कुल सामने सी बैठा है। तो ये काइंड ऑफ अरेंजमेंट है। ऐसी इंफॉर्मेशन हमें दी होगी और चार्ट हमें ऐसा कुछ बनाना है। तुम कहोगे सर कुर्सियां भी बनानी पड़ेंगी? नहीं भाई, कुर्सियां नहीं बनानी पड़ेंगी, किसी को शो नहीं करना, डायग्राम बना के अपने लिए बनाना है। ठीक है, तो डायग्राम तो एटलीस्ट पीपीटी के अंदर अच्छा ही बना के लाएंगे। ठीक है भाई, तो कुर्सियां नहीं बनानी पड़ेंगी यहाँ पर। ठीक है, बस हमें लेकिन सर्कुलर टेबल जरूर बनाना पड़ेगा, टेबल मजबूत बनाना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा। और ये दूसरा हो जाता भाई लीनियर अरेंजमेंट का। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन में सीटिंग जब होती है उसे लीनियर अरेंजमेंट बोला जाता है। ये सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, इसे अपन कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। ये पढ़ाऊंगा अभी आगे, मैं करेंगे अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट भी बताऊंगा अभी आपको। ये लीनियर अरेंजमेंट होता है, यानी कि जब स्ट्रेट लाइन में बैठते हैं। क्योंकि अरेंजमेंट के क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, या तो वो हमारे सीटिंग से आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, या फैमिली ट्री और कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ठीक है, लेकिन हम काफी सारे क्वेश्चन करेंगे और भी। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिस पे मैं अभी आपके पास आने वाला था। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। पहला क्या हो गया भाई? कंपैरिजन ऑफ रैंक्स। पहले किस तरीके का क्वेश्चन आता है? एक कंपैरिजन ऑफ रैंक्स का, दूसरा सीक्वेंशियल ऑर्डर का, तीसरा फैमिली ट्री बेस्ड, जिनको अपन मैं कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट भी बोलता हूं। इसको मैं किस कैटेगरी में डालता हूं? कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट की कैटेगरी में डालता हूं। और एक होता है सीटिंग अरेंजमेंट। ये 4 हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चनों में बांट कर अपन क्वेश्चन करेंगे। कंपैरिजन ऑफ रैंक, सीक्वेंशियल ऑर्डर, फैमिली ट्री बेस्ड, सीटिंग अरेंजमेंट। याद रहेगा भाई दोबारा से, इसके अंदर क्या करना होता है? हमें रैंक्स के बारे में बताना होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस, ऐसे हमें रैंकिंग दे रखी होगी। सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्या करना होता है? हमें
हमें ऑर्डर्स बताने होते हैं, किस ऑर्डर में क्या चल रहा है। जैसे कि कोई इवेंट होने वाले हैं, अगर मान लो कि मंडे से लेकर सैटरडे तक 6 लोग आने वाले हैं, मंडे से लेकर सैटरडे तक 6 लोग आने वाले हैं, तो कौन कौन से दिन आएगा। जैसे कि मंडे को एक ए पर्सन आएगा, वेडनेसडे को सी पर्सन आएगा, बी पर्सन सी से एक दिन पहले आएगा। तो ये ऑर्डर फॉर्म करना, तो किसी भी वे में, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर को फॉर्म करना किस में आता है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में। फैमिली ट्री बेस्ड की झलक आप जान चुके हो, एक विजन आपके दिमाग में है ऑलरेडी कि फैमिली ट्री बेस्ड में हमें क्या करना होता है। और सीटिंग अरेंजमेंट में मैं आपको अभी ही बता चुका हूं कि यहां पर हमें लोगों को बिठाना होता है, इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, हमें उस हिसाब से लोगों को बिठाना होता है। लीनियर टेबल पर भी हो सकता है, यानी कि एक स्ट्रेट रो में भी हो सकता है, सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है, और दोनों के कुछ कंसेप्ट्स होंगे, वो हम भी डिटेल में पढ़ते हैं। तो नाम जान लिए सबके, आओ थोड़ा डिटेल में जानते हैं इनको क्या क्या चीजें हैं ये। तो शुरुआत करते हैं पहले टाइप से। पहला टाइप है मेरा कंपैरिजन ऑफ रैंक्स का। इसके अंदर क्या है आओ देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ रैंक्स में कह रहे हैं, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्लूज आर गिवन regarding comparisons among set of persons or things with respect to one or more qualities। यहां पर ये और होगा, इसको ठीक कर लेना, ये ऑफ की जगह यहां पर और होगा, और ठीक है, ओ आर यहां लिख लेना इसको, ये एफ की जगह आर आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इन क्वेश्चंस के अंदर क्लूज हमें दिए होंगे किसके, कंपैरिजन से रिगार्डिंग। कंपैरिजन करने के लिए क्लूज हमें गिवन होंगे किसके, किसी लोगों के, कई पर्संस के, या किसी चीजों के। तो लोगों के बारे में भी कंपैरिजन हो सकता है, या किसी न किसी चीजों के बारे में भी कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। और उस किस चीज का कंपैरिजन हो सकता है, उसकी किसी क्वालिटी के बारे में या एक से ज्यादा क्वालिटी के बारे में। उन लोगों की हाइट भी हो सकती है, वेट भी हो सकता है। चीजों की बात करें तो उनका कलर का प्रेफरेंस हो सकता है, कोई भी चीज, वो चीज की ब्रांड वैल्यू क्या है, कोई भी चीज हो सकती है यार। तो एक या एक से ज्यादा क्वालिटी के बारे में उनकी रैंकिंग हो सकती है। कि मान लो अगर मैं फोन खरीदने जाता हूं तो फोन की कंपनीज देखता हूं, 5 कंपनियां देखी, तो बोलूंगा ना यार फर्स्ट पे आती है, सेकंड पे आती है, थर्ड पे आती है, फोर्थ पे आती है, फिफ्थ पे आती है। इस तरीके से किसी भी डाटा के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द होल इंफॉर्मेशन, फॉर्म अ प्रॉपर असेंडिंग या डिसेंडिंग सीक्वेंस एंड देन आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, उन क्वेश्चंस का जवाब देना होता है, जो बाकी हर क्वेश्चंस पर करना होता है। अब सिक्वेंशियल ऑर्डर जो होता है वो ऑलमोस्ट इसके जैसा सिमिलर ही होता है, मिलता जुलता ही होता है वैसे तो। आओ कुछ नोट पढ़ लेते हैं एक बारी। यहां पर हमें थोड़ी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैंने ब्लड रिलेशन में बताया था कि भाई इफ मेंशन्ड ए इज टॉलर देन बी एंड सी, देन वी कैन राइट दिस एज ए इज टॉलर देन बी कॉमा सी, कि ए मेरा बी से बड़ा है और साथ ही साथ ए मेरा सी से बड़ा है। बट क्या मुझे बी और सी के बारे में कोई इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन दी हुई है? नहीं दी हुई। तो इसमें मैं ये अजम्पशन कभी भी नहीं लूंगा बी और सी के बारे में कि बी सी से बड़ा है या सी बी से बड़ा है। तो वी कैन नॉट एज्यूम एनी रिलेशन बिटवीन बी एंड सी एज वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी डाटा अबाउट देम। ठीक है भाई, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन मेंशन हो कि ए जो है मेरा बी से टॉलर है और सी से टॉलर है, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी ऑब्लिक सी, बट वी कैन नॉट assume any relation between B and C as we are not provided with any of the data about them। कोई डाटा हमें उनके बारे में नहीं पता, तो हम उससे रिलेटेड कोई भी assumption नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई मेरी बात? आओ अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला सीक्वेंशियल ऑर्डर है, ऑलमोस्ट उसी के जैसा है, लेकिन इसका भी एक क्या कैसे बोल सकते हैं इसको हम, ओके तो टाइप 2 सिक्वेंशियल ऑर्डर कह रहा है हेयर सम क्लूज आर गिवन रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स। कुछ इवेंट्स हैं, इवेंट्स के ऑर्डर ऑफ अकरेंस मतलब उनकी हैपनिंग, हैपनिंग का ऑर्डर, किस तरीके से वो इवेंट्स होंगे। हमें क्या करना है, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द गिवन इंफॉर्मेशन, देन फ्रेम द राइट सीक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। जैसे मान लो मैं थोड़ा क्या एग्जांपल सा दे देता हूं आपको, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स के बारे में बता देता हूं। जैसे भाई मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये मेरे पास 6 दिन है, ये 6 डेज है। और मान लो ए बी सी डी ई एफ, ये 6 लोगों ने विजिट करना है इन 6 दिन में। तो ये इवेंट्स होने वाले हैं, मान लो कोई कि एक दिन उसका शो है, एक दिन उसका शो है, एक दिन उसका शो है, इस तरीके से। तो ये इवेंट होने वाले हैं।
तो उन इवेंट की जो अकरेंस है, हैपनिंग है जो उनकी, उसका ऑर्डर फ्रेम करना किस पार्ट में आता है? सिक्वेंशियल ऑर्डर में आता है। ठीक है, तो वो कैटेगरी आपको पता होना जरूरी है। बाकी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी तो क्वेश्चन समझना है, क्या फर्क पड़ता है कौन सी कैटेगरी का। तो ये आपको समझाने के लिए इनिशियली बस क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है। नहीं फर्क पड़ता कि भाई वो सिक्वेंशियल ऑर्डर का है या फैमिली ट्री का है या किसका है। कैटेगरी बताना स्टार्टिंग में हमारा काम है, लेकिन आपका काम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन को ढंग से समझ के सॉल्व करना। ठीक है, तो आओ पहले एक बार इसको शुरुआती समझ लेते हैं एक बार, बस है क्या की चीजें, उसके बाद क्वेश्चन पे अपन जंप करेंगे। तो मान लो ए मेरा ट्यूसडे को गया था, ठीक है, बता दिया डेफिनेट इंफॉर्मेशन में कि बी मेरा फ्राइडे को गया था। फिर कहता है भाई सी फ्राइडे बी से एक दिन पहले गया था। फिर कहता है भाई एफ सबसे पहले गया था, यानी कि मंडे को गया था। तो इस तरीके से तो डी इधर आ गया, या और एक ई बचा वो इधर आ गया। तो ये मेरा क्या बन गया? एक सिक्वेंशियल ऑर्डर बन गया इस तरीके से कि कौन किस टाइम पर कैसे कैसे गया। ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर का क्वेश्चन हो गया। फैमिली ट्री बेस के बारे में आपको पता ही है, फटाफट से इसको बस रीड कर लेते हैं। कह रहा है हेयर क्लूज आर गिवन रिगार्डिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली एंड देयर प्रोफेशंस। देखा भाई, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट भी इसलिए बोलता हूं कि रिलेशनशिप के बारे में तो आपको बताया ही जाएगा अलग अलग मेंबर्स के एक फैमिली में, लेकिन साथ ही साथ उनके प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी बात कर सकते हैं, उनकी ड्रेसेस की क्वालिटी क्या है उनके बारे में बात कर सकते हैं, और किसी दूसरी प्रेफरेंसेस के बारे में बात कर सकते हैं कि उनका खाने में क्या पसंद है, फेवरेट डिश, ठीक है, फेवरेट कलर, कुछ भी, कौन सी कलर की शर्ट पहनना चाहते हैं, कौन से कलर के ट्राउजर पहनना चाहते हैं, ये हम बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है वी हैव टू अरेंज द डाटा यूजिंग ऑल द रूल्स वी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। और ये आप ही के हिसाब से लिखा है। प्रीवियस चैप्टर कौन सा पढ़ा है हमने? ब्लड रिलेशन एंड फैमिली ट्री। जो रूल्स उसके अंदर हमने पढ़े हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। और इसलिए ये चैप्टर मैं चेन में लेकर आया हूं कि पहले ब्लड रिलेशन कराया, उसके बाद अरेंजमेंट साथ में कराया। ठीक है भाई, तो ब्लड रिलेशन एंड फैमिली ट्री एंड देन ड्रॉ द फैमिली ट्री, ताकि आपके ना एक चेन ना टूटे। क्योंकि अगर मैं दूसरा टॉपिक लेकर आऊंगा फिर आपका एक फ्लो बदल जाएगा, एक लाइन बदल जाएगी आपकी। लेकिन ब्लड रिलेशन से अरेंजमेंट में आते हुए आपको कुछ ऐसा बहुत नया नहीं लगेगा। अरेंजमेंट क्योंकि फैमिली ट्री ऑलमोस्ट वैसे सेम सेम ही बनाने पड़ेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कंप्लीटली, चैप्टर दो अलग है, चैप्टर में भी अलग है, लेकिन एक जोन पूरा सेम है उसका। ठीक है, कंपाउंड पूरा सेम है, ग्रुप पूरा सेम है वो। तो फैमिली ट्री के बारे में अपन ये है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब आगे देखते हैं। आगे है भाई सीटिंग अरेंजमेंट, जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट में पहले फोटो के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी में तो वही लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग आइटम्स और पर्संस एज पर द डाटा प्रोवाइडेड इज कॉल्ड अरेंजमेंट। वही सब चीज है कि भाई डाटा को, जिसके बारे में डाटा होगा, पर्संस के बारे में हो सकता है या किसी आइटम्स के बारे में हो सकता है, तो उनको अरेंज करना का प्रोसेस जो है, उनको अरेंज करने का जो प्रोसेस है उसे अपन अरेंजमेंट कहेंगे। इन दीज क्वेश्चंस सम डाटा इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टूडेंट्स या पर्संस आर रिक्वायर्ड टू अरेंज ऑब्जेक्ट्स आइदर इन अ रो और इन अ सर्कुलर ऑर्डर। रो में भी आप कर सकते हो या एक सर्कुलर ऑर्डर में भी कर सकते हो। जैसे कि आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं सबको। बचपन में या तो सबने कभी ना कभी खेला होगा, या एटलीस्ट सबने कभी ना कभी देखा होगा, या कम से कम सुना तो होगा ही भाई, म्यूजिकल चेयर्स के बारे में। ये एक गेम होती है, बचपन में अपन खेला करते हैं। ठीक है, बड़े हो जाते हैं तो पार्टी वार्टी करने बाहर जाते हैं। ठीक है, लेकिन बचपन में छोटे छोटे थे तो घर पे मम्मी मम्मी सबको बुला लेती है ना, चौमिन चूमिन घर पर बनाते हैं। ठीक है, और ऐसे बड़ा सा कुर्सियां, जितने बच्चे होते हैं 5 10 15 कुर्सियां से रख देते हैं। चाहे लीनियर फॉर्म में रख दो, लीनियर फॉर्म में ऐसे ऑल्टरनेट उल्टी सीधी करके रख दो, या ऐसे सर्कुलर फॉर्म में भी रख सकते हो आप। ठीक है भाई, और क्या करते हैं लोग, उसके आजू बाजू भागते हैं ऐसे। ठीक है, तो इन कुर्सियों पे जो बैठेंगे वो भी क्या है, एक तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट है, कौन किसके कहां बैठा, कौन किसके लेफ्ट में, कौन किसके राइट पर। तो एक तरीके से ये भी क्या है भाई, अरेंजमेंट है, चाहे लीनियर हो चाहे सर्कुलर हो। आगे देखते हैं। आओ फिर अब सर्कुलर सीटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया दो तरीके से हमारी होती है। सीटिंग अरेंजमेंट दो तरीके की होती है, एक लीनियर अरेंजमेंट होती है, और दूसरी कौन सी होती है बच्चों? दूसरी होती है सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। फर्क क्या है दोनों के अंदर भाई? सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर जो हमारा टेबल होता है वो एक सर्कुलर टेबल होता है, और उसके आसपास लोग बैठते हैं ऐसे। ठीक है, लीनियर में क्या होगा भाई? लीनियर में जो सीटिंग होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, स्ट्रेट लाइन में सीट्स होती है।
बस ये फर्क होता है, मोटा मोटा फर्क ये होता है। लीनियर मतलब स्ट्रेट, सर्कुलर मतलब गोल। ठीक है, अब क्या क्या कंसेप्ट है वो देखते हैं। देखो भाई, सर्कुलर अरेंजमेंट पर थोड़ा डीप में जाने से पहले, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं। यानी कि क्वेश्चन हमारा पूरा सेम हो सकता है, लेकिन एक छोटी सी लाइन जो है वो फर्क डाल सकती है। कि ये जो ऊपर ऊपर से हमें पहले से पता होना चाहिए। क्या होता है कभी कभारी, मान लो 8-10 लाइन का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा। एक छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा। क्या सिर्फ इतनी सी लाइन बोल देगा, स्टार्टिंग में बोलेगा बिल्कुल 8 persons आर सिटिंग ऑन अ टेबल, और इतनी सी चीज बोलेगा फेसिंग द सेंटर या फेसिंग अपोजिट द सेंटर। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा चाहे, लेकिन पूरी अरेंजमेंट पलट जाएगी इतनी सी चीज से। इसलिए आपको ये चीज मैं पहले ही बता रहा हूं, पूरी अरेंजमेंट पलट जाएगी इतनी सी बात से। क्या मतलब होता है, देखो यार, अगर एक सर्कुलर चीज मैं बनाता हूं, मैं आपको फर्क बताता हूं। देखो, अगर एक सर्कुलर टेबल है और ये इसका मान लेते हैं सेंटर है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है भाई। अगर मेरा केस नंबर 1 है, क्या, फेसिंग द सेंटर, इस केस में डायरेक्शंस बदल जाती है बच्चों। क्योंकि सर्कुलर में डायरेक्शन जो हम बात करते हैं, एक होती है हमारी घड़ी की तरह अगर हम देखें, एक होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है जैसे घड़ी चलती है इस तरीके से, यानी कि ऐसे चलना। ये जो डायरेक्शन है ये वाली, इसे अपन बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसे अपन बोलते हैं क्लॉकवाइज, इस तरीके से चलना। लेकिन अगर ऐसे चलेगी डायरेक्शन इस तरीके से, तो ये हमारा क्या होता है, क्लॉकवाइज का उल्टा, और इसे अपन बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये क्यों बता रहा हूं, देखो भाई, मान लो सर्कुलर टेबल पर अगर हम सेंटर की तरफ फेस कर लोग बैठे हैं, तो उनकी सीट्स इस तरीके से होगी, ऐसे, इनका फेस इस तरीके से होगा। एक फर्क क्या पड़ जाएगा, जैसे मान लो मैं बोलता हूं ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी के लेफ्ट में बैठा है। अब मान लो अगर बी यहां बैठा है, बी अगर मेरा यहां बैठा है, और बी के लेफ्ट में अगर ए बैठेगा, अगर बी के लेफ्ट में ए बैठेगा, और अगर सिचुएशन या केस मेरा फेसिंग द सेंटर वाला है, तो उसका लेफ्ट हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि लेफ्ट इसका ये है, ये इसका लेफ्ट है, यानी कि ए यहां बैठेगा, ए यहां बैठेगा, और वहीं पर, ठीक है ना, ये इसका लेफ्ट है और इसका राइट हो जाएगा ये। यानी कि लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना, और राइट का मतलब हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना, ऐसे। राइट का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्क समझ में आ गया, फेसिंग द सेंटर। तो फटाफट से बताओ, अगर फेसिंग ऑपोजिट द सेंटर हो तो क्या होगा केस नंबर 2 में, उसमें उल्टा हो जाएगा बस। मान लो ये अगर सेंटर है, तो वहां पर कैसे होगा, अगर वहां पर स्पेशली लिखा है, पूरा क्वेश्चन देखो सब सेम रहेगा, वो कहेगा भाई 8 people आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग ऑपोजिट द सेंटर, इतने सा फर्क डाल देगा सिर्फ वो। अब कहोगे भाई सेंटर के ऑपोजिट बैठा है अगर वो बंदा, तो ऐसे मुंह करके बैठेंगे, वो ऐसे मुंह करके बैठेंगे। अब यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो सेम रहेगी, लेकिन लेफ्ट और राइट का मतलब बदल जाएगा। अगर ये सेम स्टेटमेंट हो, जैसे कि यहां पर क्या था कि ए इज सिटिंग, स्टेटमेंट मान लो ये थी, स्टेटमेंट मान लो मेरी ये थी कि ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, यहां पर मतलब था लेफ्ट इधर आना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ चलना, राइट का मतलब था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना। यहां पर मतलब क्या हो जाएगा, अगर ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, मान लो बी यहां पर बैठा है और उसका मुंह इस तरफ को है, ऐसे इसका मुंह है, तो लेफ्ट ये हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट ये हो जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट हो जाएगा आपका ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और दूसरी तरफ ये आपका राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एक छोटा सा फर्क आ जाता है।
आई होप सबको क्लियर है। ठीक है भाई, ये हमारी होती है क्लॉकवाइज, ये होती है मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर मैं ऐसे चलूं उल्टा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलूं अगर, तो ये होती है मेरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ गया सबको फर्क? एंटी क्लॉकवाइज को चाहे दूसरे पेन से मार्क कर देते हैं। ठीक है भाई, एंटी क्लॉकवाइज ये होती है ऐसे, ऐसे चलना। ये ऑरेंज जो उससे यूज कर रहा हूं मैं, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती है ऐसे, इसे अपन कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है बच्चों? फर्क बदल जाएगा दोनों में। एक केस होता है हमारा फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर और एक होता है फेसिंग अपोजिट द सेंटर। आओ अब थ्योरी पढ़ लेते हैं फटाफट से। कह रहा है इन दिस केस, फेसिंग द सेंटर के केस में, लेफ्ट मूवमेंट इज इन क्लॉकवाइज एंड राइट मूवमेंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और दूसरी जगह पर अपोजिंग द सेंटर की बात करें तो इन दिस केस लेफ्ट मूवमेंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड राइट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? थम्स अप। बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया सबको भाई? मुझे कमेंट में बताओ यार, बिल्कुल साथ साथ में बताओ भाई कमेंट में, बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया सबके वाली चीज? तो मैं क्वेश्चन पे आगे भागूंगा फिर अब। ठीक है, उससे पहले कुछ गाइडलाइंस वगैरह भी पढ़ेंगे फटाफट से। आओ नेक्स्ट। तो अब यहां पर हमारे पास जो है ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको मैं खुद भी अप्लाई करता हूं अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब ये गाइडलाइन स्पेशली क्यों लेकर आया हूं मैं? ये इसलिए लेकर आया हूं बच्चों, क्योंकि ना यार इंफॉर्मेशन जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। कभी कभार क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं और तुम देखोगे इतने बड़े होते हैं कि स्लाइड में जगह नहीं बचेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो उसका भी एक इलाज लेकर आया हूं मैं। तो क्वेश्चन क्योंकि इतने बड़े होते हैं तो बहुत बार क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है और हम बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को दिमाग में रख नहीं पाते। मान लो जो पहली दूसरी लाइन में पढ़ा तो आखिरी लाइन तक आते आते हम भूल जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था। तो उनको कहीं रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो एक तो उसके लिए हमें फैमिली चार्ट बनाना पड़ता है। दूसरी चीज, वहां पर हमें कुछ गाइडलाइंस पता होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो ये एक कुछ जनरल गाइडलाइंस लेके आया हूं जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अप्लाई करना है। क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, कभी भी आपके पास अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट गेट एन आइडिया ऑफ द सिचुएशन ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट टू बी अरेंज्ड। यानी कि जैसे मैंने भी आपको रैंक के बारे में बताया, ऑर्डर के बारे में बताया, फैमिली ट्री के बारे में बताया, सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताया। ये मैंने क्यों बताया, या फोटोज जो दिखाई वो क्यों दिखाई? कि आपके दिमाग में एक विजन आ जाए। जब हम एप्पल के बारे में सुनते हैं तो एप्पल हमें पता है कैसा दिखता है और हमारे दिमाग के अंदर वो लाल रंग की इमेज बनती है। समझ रहे हो मेरी बात को? वही चीज है कि जब भी हम इंफॉर्मेशन पढ़ें तो सबसे पहले मुझे समझ आ जाए कि एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर जो मेरे को बनाना है उस क्वेश्चन के अरेंजमेंट के लिए, डायग्राम के लिए, वो क्या बनेगा, सिचुएशन क्या है। क्या रैंकिंग का क्वेश्चन बन रहा है, अरेंजमेंट का क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बन रहा है, फैमिली ट्री का क्वेश्चन बन रहा है, किसका बन रहा है? वो पहले एक विजन दिमाग में ले आना है, आइडिया दिमाग में आ जाए कि भाई सिचुएशन क्या है लोगों की या ऑब्जेक्ट की जिनको मेरे को अरेंज करना है। स्टेप नंबर 1 क्लियर है? स्टेप नंबर 2 पर आते हैं यार। स्टेप नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वेश्चंस में काफी सारी इंफॉर्मेशन होंगी पॉइंट्स के अंदर। मान लो 6 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, 10 पॉइंट है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऑर्डर में हो। यूजफुलनेस के अगर बेसिस पर देखूं तो हो सकता है कि सबसे आखिरी इंफॉर्मेशन सबसे पहले काम की हो। यानी कि सबसे पहले अरेंजमेंट मेरे को शुरू करनी है तो हो सकता है काफी केसेस में कि सबसे आखिरी लाइन जो है वो सबसे पहले काम आए और सबसे पहली लाइन सबसे आखिरी में काम आए। अब इसका मैं कैसे डिफाइन करता हूं? इसको मैं 2 तरीके से डिफाइन करता हूं कि एक इंफॉर्मेशन होती है मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन और दूसरी इंफॉर्मेशन होती है मेरी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। डेफिनेट इंफॉर्मेशन का मतलब यह होता है कि जिस इंफॉर्मेशन को मैं डायरेक्टली उठाकर अरेंजमेंट में या चार्ट में फिट कर सकता हूं, उसकी पोजीशन पर उसको लगा सकता हूं, वो होती है मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको यार। जैसे कि मान लो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 फ्लैट है। ये 5 फ्लैट है, ठीक है? 5 फ्लोर है, समझ लो ऐसे ही है, ठीक है? 1 2 3 4 5 या 5 घर, कुछ भी मान लो। अब एक इंफॉर्मेशन होगी कि ए इज सिटिंग या ए लिव्स बिलो बी।
ए लिव्स इन द फ्लोर विच इज बिलो बी। अब तुम यहां पर यह पूछोगे कि ये इंफॉर्मेशन तो ठीक है कि भाई ए जो है वो बी के नीचे वाले फ्लोर पर रहेगा, लेकिन तुम यहां पर यह पूछोगे कि हमें बी का ही ठिकाना नहीं पता, तो ए को कहां फिट करूं? जब बी का ही ठिकाना नहीं पता तो मैं ए को कहां फिट करूं यार? सही बात है ना? यानी कि अभी आप इस इंफॉर्मेशन को, क्या ए को आप कहीं पर भी फिट कर सकते हो इनमें से? तो ये इंफॉर्मेशन मेरी क्या हो गई? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन हो गई, यानी कि दूसरे के रिलेशन में आपको यह इंफॉर्मेशन पता है। इसको हम रिलेटिव इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। दूसरे के रिलेशन में आपको इंफॉर्मेशन पता है, दूसरे के बारे में पता होगा, अगर बी के बारे में पता होगा तभी तो आप ए को फिट कर सकते हो ना। क्या आप अभी ए और बी को कहीं फिट कर सकते हो कि ए इज लिविंग ऑन द फ्लोर बिलो बी? कहीं फिट नहीं कर सकता इसको मैं, कि भाई ए बी के नीचे रह रहा है तो बी इधर भी रह सकता है, तो ए इधर आ जाएगा, बी इधर रहेगा तो ए इधर आ जाएगा, कहीं फिट नहीं कर सकता। लेकिन मान लो स्टेटमेंट हो गई, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन अगली लाइन में ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई कि बी इज लिविंग ऑन द सेकंड फ्लोर, अगली लाइन में इंफॉर्मेशन ये मिल गई कि बी इज लिविंग ऑन द सेकंड फ्लोर, तो मैं सीधा वहां पर बी को सेकंड फ्लोर पर उठाकर प्लेस कर दूंगा। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं क्या बोलूंगा? ये मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। डेफिनेट इंफॉर्मेशन मतलब जिसको मैं सीधा उठाकर अपनी अरेंजमेंट का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसके अंदर फ्रेम कर दूं, एक पोजीशन पर प्लेस कर दूं, ये मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। तो हमारा सबसे पहले काम क्या रहने वाला है कि इंफॉर्मेशन में जो जो भी हमें डेफिनेट इंफॉर्मेशन है हमें उस पर पहले ध्यान देना है। ठीक है, ऑलवेज लुक फॉर द डेफिनेट इंफॉर्मेशन, यानी कि सर्टेन इंफॉर्मेशन भी कहते हैं इसको, या जिसके बारे में आप टोटली श्योर हो। ठीक है, वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन विच विल गिव एन एग्जैक्ट अरेंजमेंट, जो आपको एक एग्जैक्ट अरेंजमेंट बनाकर दे, सीधा आपको एक जगह पर पोजीशन बता दे। ठीक है भाई, अब अगर डेफिनेट इंफॉर्मेशन मुझे पता है तब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मेरे काम आती है उसके बाद। क्योंकि देखो, अगर मुझे यह पता था कि बी मेरा सेकंड फ्लोर पर रहता है, अब मेरे कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन काम आएगी कि ए इज सिटिंग ऑन द, या ए इज लिविंग ऑन द फ्लोर बिलो बी। तो अब मैं ए को बी के नीचे वाले फ्लोर पर प्लेस कर सकता हूं। अब मेरे कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन काम आई। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को दो कैटेगरीज में बांट दिया यहां पर। दोबारा से भाई सब मेरे साथ बताएंगे, डेफिनेट इंफॉर्मेशन और दूसरी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। डेफिनेट इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो हमें सीधा एग्जैक्ट अरेंजमेंट के बारे में बता देती है, सीधा पोजीशन के बारे में बता देती है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? जो रिलेटिव इंफॉर्मेशन होती है, दूसरे के रिलेशन में हमें वो पता चलती है, जिसको हम डायरेक्टली फिट नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट यही है वैसे जो मैं बता चुका हूं आपको कि व्हेन द प्लेस ऑफ एनी पर्सन और ऑब्जेक्ट इज नॉट डेफिनेट, इट इज नॉट डेफिनेट बट इज गिवन इन कंपैरिजन ऑफ अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट, देन इट इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। यानी कि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है किसी इंसान या किसी चीज की, वो अगर डेफिनेट नहीं है पर वो कंपैरिजन में बताई हुई है किसी दूसरे व्यक्ति के या किसी दूसरी वस्तु के कंपैरिजन में अगर हमें वो बता रखी है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। क्या कहलाती है बच्चों? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन या रिलेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल है कि बी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी। एक एग्जांपल क्या है? बी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी। तुम कहोगे अगर हमें सी का ही ठिकाना नहीं पता तो बी को उसके लेफ्ट में कहां पर बिठाऊं? अगर सी का ही नहीं पता तो बी को कहां बिठाओगे? तो ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, समझ आ गया? 3 पॉइंट्स क्लियर है। अब चौथा पॉइंट क्या है भाई? चौथा पॉइंट है अपना गुरु मंत्र। क्या गुरु मंत्र? #SW, जिसे अपन बोलते हैं #SW स्मार्ट वर्क। क्या कर रहे हैं? चौथा स्टेप हमारा यही है कि जब आपने डेफिनेट इंफॉर्मेशन पूरी लिख ली, सारी की सारी डेफिनेट इंफॉर्मेशन आपने उतार ली अपने अरेंजमेंट के अंदर, अब आपके पास बहुत सारी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होंगी या अलग अलग क्लूज होंगे। अब आपको क्या करना है? पहेली, क्योंकि लॉजिकल पजल अरेंजमेंट है उस चैप्टर का नाम, आपको बुद्धि से भाई, अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी समझदारी से उन सारे पॉइंट्स को क्या करना है भाई? इंटरलिंक करना है एक एक करके। कौन सा पॉइंट कहां पर फिट होगा, कौन सी इंफॉर्मेशन कहां पर फिट होगी, कौन सी स्ट्रेटेजी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होगी। ठीक है, तो क्या है भाई? स्मार्टली ट्राई टू इंटरलिंक द क्लूज। ये कह रहा है वो कि स्मार्टली ट्राई टू इंटरलिंक द क्लूज। जितने भी क्लूज इंफॉर्मेशन आपके पास है उनको इंटरलिंक करने की कोशिश करो स्मार्टली। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अब है कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शंस। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वैसे लेफ्ट राइट वाला जो मोस्टली है। सर्कुलर अरेंजमेंट में बता चुका हूं। अब आप एक बार लीनियर अरेंजमेंट के लिए भी देख लो। ये सर्कुलर अरेंजमेंट में बता दिया ना,
अगर सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है तो लेफ्ट हो जाता है भाई मेरा क्या, लेफ्ट हो जाता है मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और राइट हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर मेरा फेसिंग ऑपोजिट द सेंटर है तो लेफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और राइट हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आओ ये एक बारी लीनियर अरेंजमेंट में भी देख लेते हैं, ये स्पेशली लीनियर के लिए है वैसे, स्ट्रेट लाइन में अगर हो या डायरेक्शंस के क्वेश्चन में भी है। ये सेम चीज आपके डायरेक्शंस में भी काम आएगी, जो अगला चैप्टर डायरेक्शंस है उसमें भी कह रहा है भाई द लेफ्ट एंड राइट ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन इन विच ही शी इज फेसिंग। यानी कि लीनियर के केस में क्या है कि लेफ्ट और राइट का मतलब बदल जाता है। लेफ्ट और राइट किस पर डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में वो पर्सन देख रहा है, उसका फेस किस डायरेक्शन में है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो अगर वो पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, अगर वो पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ये ए है पर्सन, मान लो ए पर्सन अभी ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, अगर मैं इसको राइट जाने के लिए बोलता हूं तो इसके लिए राइट का मतलब हो जाएगा बच्चों ईस्ट। सबको वो डायरेक्शंस तो याद है ना, कार्डिनल डायरेक्शंस वगैरह। तो राइट हो जाएगा बेटा बच्चा इसके लिए ईस्ट, और लेफ्ट हो जाएगा बच्चों इसके लिए वेस्ट। कब? अगर वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, अगर इनिशियली पहले से। अब दूसरा केस लेते हैं कि अगर वो पर्सन साउथ की तरफ फेस कर खड़ा था, ठीक है भाई, एक इंसान साउथ की तरफ फेस करके खड़ा था ऐसे, और तब उसको बोला जाए कि लेफ्ट लो, तो लेफ्ट हो जाएगा उसका बच्चों वेस्ट, सॉरी तब उसका लेफ्ट हो जाएगा ईस्ट और उसका राइट हो जाएगा वेस्ट। ठीक है भाई, फर्क समझ में आ गया? नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो लेफ्ट वेस्ट राइट ईस्ट, साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है तो लेफ्ट ईस्ट और राइट वेस्ट। और ये सेम केसेस दो और बन सकते हैं कि मान लो पर्सन पहले से ईस्ट की तरफ है या पहले से वेस्ट की तरफ है। ईस्ट की तरफ अगर खड़ा होगा पहले से ही फेस कर मान लो इस तरीके से, एक पर्सन इधर करके खड़ा है ईस्ट की तरफ, तो इसका लेफ्ट हो जाएगा बच्चों नॉर्थ और राइट हो जाएगा बच्चों साउथ। ठीक है, अगर वेस्ट की तरफ खड़ा होगा ऐसे फेस करके वेस्ट की तरफ, तो आप अपनी तरफ से बुद्धि से बता सकते हो यार, इसका लेफ्ट हो जाएगा साउथ और इसका राइट हो जाएगा नॉर्थ। क्लियर है? अब यहां पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात और बताने वाला हूं, क्योंकि मेंटल एबिलिटी है भाई, रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलता है, मेंटल एबिलिटी है, बुद्धि इज द की, मतलब स्मार्टनेस इज द की, यू नो। तो अब यहां पर हो सकता है कि आपको बताया ना गया हो डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन ना बताइए हो क्वेश्चन शुरुआत के। अब जैसे कि आप यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा था तो वो लेफ्ट लेगा तो वेस्ट आएगा, या साउथ की तरफ फेस कर रहा था तो लेफ्ट करेगा तो वो ईस्ट आएगा। अब तुम्हारा यहां पर एक क्वेश्चन हो सकता है ना कि सर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं कि भाई डायरेक्शन बताई नहीं कि पहले वो कहां खड़ा था, सीधा शुरू होता कि भाई क्वेश्चन कि पर्सन लेफ्ट की तरफ मुड़ा राइट की तरफ मुड़ा, ऐसा मतलब इनिशियल डायरेक्शन आपको ना बताई हो तो आप क्या करोगे? तो वहां पर एक नोट लेकर आए आपके लिए। वो नोट क्या है कि व्हेन द डायरेक्शन इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड, अगर डायरेक्शन हमारे पास पहले से ही मेंशन्ड नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्थ को बाय डिफॉल्ट लेते हैं। यानी कि उस टाइम पर हम क्या एज्यूम करते हैं कि नॉर्थ से ही शुरू करते हैं, फिर हम बाय डिफॉल्ट जिसे लेना बोलते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जो इंप्लाइड होता है, जो एज्यूम्ड होता है पहले से ही। अगर कोई डायरेक्शन मेंशन्ड नहीं है तो अपन फिर नॉर्थ को ही मानते हैं कि नॉर्थ को केस लेकर, जैसे अगर हमने ये 4 केस डिवाइड करे तो नॉर्थ वाला केस लेते हैं कि मान लो कि वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा था, और उसके हिसाब से फिर हम लेफ्ट राइट बताते हैं। और यहां पर भी एक चीज बता दूं जो मैंने इसके अंदर बताया सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर, अब ऐसा हर बारी जरूरी तो नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड हो कि भाई 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर या अपोजिंग द सेंटर, जरूरी नहीं है मेंशन ना हो, सिर्फ इतना लिखा हो 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तब क्या करेंगे हम, तो बाय डिफॉल्ट वाला जो केस होगा वो कौन सा होगा, इट इज ऑब्वियस, जो प्रैक्टिकल केस होता है। नॉर्मली भी आप टेबल में बैठते हो, कैसे बैठते हो, सेंटर की तरफ फेस करके बैठते हो ना एक दूसरे की तरफ, तो ये बाय डिफॉल्ट जो होगा वो ये वाला केस होगा हमारा, फेसिंग द सेंटर वाला, दूसरा वाला नहीं होगा। ठीक है भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर क्लियर है तो भाई अब हो गया वार्म अप खत्म, अब करते हैं वॉर शुरू। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, फटाफट से आओ क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक्चुअल में ये है, वैसे तो कहां गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा पहला क्वेश्चन
कह रहा है भाई देयर आर 7 पीपल, 7 लोग हैं, अभी, बॉब, चारू, दिनेश, यूजीन, फारिद, गुरमुख, ये 7 लोग हैं। और इनका मैंने नाम जिस तरीके से पढ़ लिया, इनको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है भाई, तो ये 7 लोग हैं एंड दे आर ऑक्यूपाइंग 6 फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। कितने फ्लोर है इनके पास? 6 फ्लोर है एक बिल्डिंग के। ये 7 लोग एक बिल्डिंग के 6 फ्लोरों में रहते हैं। तो सबसे पहला जनरल गाइडलाइंस का रूल क्या था? एनालाइज द सिचुएशन, गेट द आइडिया ऑफ द सिचुएशन। क्या समझ लिए? फ्रेमवर्क समझ लिए ना? किसका क्वेश्चन है ये? रैंकिंग का भी हो सकता है, सिक्वेंशियल ऑर्डर का भी हो सकता है, दोनों का एक हो सकता है। रैंकिंग मतलब 1 2 3 4 5 6, ऐसे अपन 6 फ्लोर बनाएंगे, या ऑर्डर वाइज भी बना सकते हैं। सिक्वेंशियल ऑर्डर का क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है भाई, तो 6 फ्लोर बना लेंगे। नीचे से शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर। अब यहां पर बड़ा सा बेवकूफी सा क्वेश्चन एक बच्चे पूछते हैं, सर ग्राउंड फ्लोर तो बनाया नहीं। अरे ग्राउंड को भी पहला काउंट कर रहे हैं यार, मतलब गिनती में तो पहला फ्लोर ग्राउंड होगा ना, तो हम गिनती लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं। वहां पर बच्चे पूछते हैं यार, बता कैसी बातें करते हैं, हाँ कमेंट में आते सर ग्राउंड फ्लोर नहीं बनाया सर आपने। अरे ग्राउंड फ्लोर को पहला फ्लोर गिन लिया यार, होगा वो ग्राउंड, वैसे ग्राउंड फ्लोर होगा, लेकिन उसको मैं बोलूंगा ना कि ये मेरा पहला फ्लोर है, ये मेरा दूसरा फ्लोर है। ठीक है भाई, मैं बोलूंगा बिल्डिंग में टोटल 6 फ्लोर है, जिसमें से पहला ग्राउंड है, ऐसा। तो ये बेवकूफ वाले क्वेश्चन मत पूछना यार दोबारा से। ठीक है भाई, तो ये 6 फ्लोर है मेरे पास। द फॉलोइंग आर द कंडीशंस अप्लाइड। ये कंडीशंस मेरे पास अप्लाइड है, आओ इनको देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, ये मेरे देखो भाई, ये स्ट्रक्चर बना लिया मैंने इस तरीके से कि किस तरीके से मेरे को इंफॉर्मेशन फिट करनी है, इनपुट कैसे डालना है उसके अंदर, ये मेरे को पता होना चाहिए। कह रहा है अभी इज ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली बिलो बॉब एंड अबव यूजीन। यानी कि ए जो है वो बी के नीचे रहता है और ई के ऊपर रहता है। ए कौन से फ्लोर पर रहता है? जो बी से 1 फ्लोर नीचे है और ई से 1 फ्लोर ऊपर है। यानी कि इस तरीके से ए यहां रहता है, तो बी इसके ऊपर रहता है और ई इसके नीचे रहता है। ठीक है, तो ए बी से 1 फ्लोर नीचे और ई ए से 1 फ्लोर नीचे, इस तरीके से, या ए ई से 1 फ्लोर ऊपर रहता है, इस तरीके से। लेकिन क्या मैं इन तीनों को भी कहीं पर फिट कर सकता हूं? क्या मैं इन तीनों को कहीं पर भी फिट कर सकता हूं? अभी किस जगह पर? ये तीनों इकट्ठे आएंगे मान लो, लेकिन कहां बिठाऊं? इधर बिठाऊं, इधर बिठाऊं, ये तीनों कहां फिट करूं? तो ये मेरी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है, मेरे को डेफिनेट इंफॉर्मेशन चाहिए। कह रहा है फारिद हु इज ऑन द 5th फ्लोर। अब उसने बता दिया ना कि फारिद जो एफ है वो मेरा 5वें फ्लोर पर रहता है। ये मेरी क्या है? ये मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। ये मेरी क्या है? ये मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। तो बच्चों ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं पहले से सावधान कर चल रहा हूं कि ये जरूरी है, ये स्ट्रैटेजी है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा क्वेश्चनों को बताने के लिए, यही स्ट्रैटेजी है। इनको ध्यान से रखते हुए मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है यार, ताकि एक आदत लग जाए आपको भी। तो डेफिनेट इंफॉर्मेशन को ऐसे पकड़ना है यार। कह रहा फारिद हु इज ऑन द 5th फ्लोर, तो एफ को मैंने बिठा दिया 5th फ्लोर पे, एफ को मैंने बिठा दिया 5th फ्लोर पे। कह रहा है फारिद हु इज ऑन द 5th फ्लोर हैज 3 फ्लोर्स इन बिटवीन हिमसेल्फ एंड चारू। यानी कि जो फारिद है एफ और चारू जो है सी, इन दोनों के बीच में कितने फ्लोर हैं? इन दोनों के बीच में 3 फ्लोर का गैप है। अब वो 3 फ्लोर का गैप ऊपर की तरफ तो आ नहीं सकता, नीचे की तरफ ही आएगा। तो 1 2 और 3 फ्लोर छोड़ दिए, तो सी के लिए कौन सी जगह बचेगी? ये जगह बचेगी। ठीक है, तो पहले डेफिनेट इंफॉर्मेशन और उसके साथ ही वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है। अब मुझे बताओ फटाफट से कि ये जो तीनों की फिटिंग होनी है, अगर ये तीनों बिल्कुल साथ में बैठेंगे तो इनके लिए स्पेस बची कौन सी? अब तो देखो, अब ये इसे कहते हैं स्मार्टली इंटरलिंक द क्लूज। चौथा वाला गाइडलाइन याद आया, स्मार्टली इंटरलिंक द क्लूज। तो ये जो क्लू है मेरे पास, इसको मैं स्मार्टली कहां फिट कर दूंगा? यहां पे फिट कर दूंगा। और कोई ऑप्शन है जहां पर 3 का गैप हो? सिर्फ इसका ये है। तो ये आ गया मेरा बी, ये आ गया मेरा ए और ये आ गया मेरा ई। इस तरीके से फिट कर दिया मैंने इसको। हो गए भाई, 5 बंदों की फिटिंग हो गई, 5 बंदों की फिटिंग हो गई। आगे देखते हैं। कह रहा है गुरमुख जो है वो फ्लोर शेयर करता है एंड ही हैज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन हिमसेल्फ एंड अभी। गुरमुख जो है अकेला नहीं रहता फ्लोर पे, उसको भूत प्रेत से या किसी से डर लगता है भाई, वो किसी के साथ रहना प्रेफर करता है। या ठीक है भाई, डर लगता होगा उसे, वो अकेला नहीं रह सकता, तो किसी के साथ रहना वो प्रेफर करता है। और उसने ये इंफॉर्मेशन बताई है कि गुरमुख के बीच में और अभी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। 1 फ्लोर का गैप है। तो इस केस, ऐसे 2 केस बन सकते हैं कि मान लो अगर अभी मेरा यहां पर है ए
तो एक फ्लोर छोड़कर गुरुमुख यहां भी रह सकता है बी को छोड़कर ऊपर एफ के साथ, और एक फ्लोर छोड़कर गुरुमुख नीचे की तरफ सी के साथ भी रह सकता है। दो केस बन सकते हैं, केस नंबर 1 ऊपर यहां पर, केस नंबर 2 यहां पर। उसने इतना ही बताया कि ए के बीच में और गुरुमुख के बीच में एक फ्लोर का गैप है, बस ये बताया उसने। आगे कह रहा है द पर्सन बिलो यूजीन, जो ई है, स्टेज अलोन, अकेला रहता है। यानी कि ई के नीचे जो इंसान रहता है वो अकेला रहता है। ई के नीचे कौन रहता है यार? ई के नीचे सी रहती है, यानी कि वो अकेले रहती है, अलोन। तो इसका मतलब ये वाला केस खत्म गुरुमुख का। गुरुमुख सी के साथ नहीं रहेगा। गुरुमुख के पास कौन सा केस बचा? एफ वाला। यानी गुरुमुख किसके साथ फ्लोर शेयर करता है? फारिद के साथ फ्लोर शेयर करता है। ठीक है, तो अब हमारे 6 बंदे फिट हो चुके हैं, एक बंदा बचा है जो है दिनेश डी, और उसके लिए एक ये वाली ही जगह बची है। और ये बन गई बच्चों मेरी अरेंजमेंट। अब इसी को देखते हुए जब ये अरेंजमेंट बन गई तो क्वेश्चन पे टिक लगाना फटाफट। कह रहा है हु ऑक्यूपाइज द 6th फ्लोर, कौन कर रहा है भाई? डी, दिनेश। 6th फ्लोर, डी दिनेश। चारू इज ऑन विच फ्लोर? चारू कौन से फ्लोर पे है? चारू इज ऑन 1st फ्लोर। उसके बाद कह रहा है विद हुम डज गुरमुख शेयर हिज फ्लोर, गुरमुख किसके साथ फ्लोर शेयर कर रहा है? फारिद के साथ। ऐसे हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखो, खलास, फिनिश। क्लियर है सबको क्वेश्चन? इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओहो, अगला बढ़िया क्वेश्चन है यार। कह रहा है 3 कपल्स सिट ऑन एन ओवल बेंच, नन ऑफ द मेन सिट्स नेक्स्ट टू हिज वाइफ। अरे यार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, फटाफट से। लेकिन मैं 1 मिनट तुम्हें देना चाहता हूं, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ो, एनालाइज करो, बनाओ इसकी अरेंजमेंट बनाओ। आई विल हेल्प यू आउट। फटाफट से बनाओ भाई, फटाफट से, डू इट फास्ट, फटाफट से करिए भाई। पढ़ ली भाई सिचुएशन? फटाफट से बता दो। क्वेश्चन मजेदार है यार। क्या कह रहा है? कह रहा है भाई 3 कपल हैं, एक ओवल बेंच पर बैठे हैं। कह रहा है नन ऑफ द मेन सिट्स नेक्स्ट टू हिज वाइफ, दैट इज, यानी कि नन ऑफ द कपल्स सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो भाई ये गोवा वाले बीच पर बैठे हैं। ठीक है भाई, गोवा वाले बीच पर एक ओवल बेंच पर बैठे हैं पार्टी करने के लिए, और वहां पर कह रहा है भाई 3 कपल हैं। 3 कपल का मतलब कितने लोग हो गए? 3 कपल का मतलब 6 लोग हो गए, 6 पीपल, 6 लोग हो गए। एक ओवल बेंच पर बैठे हैं, तो एक ओवल बेंच बना लेते हैं इनके लिए यार, एक ओवल बेंच भी बना लेते हैं। ये बना लिया हमने एक ओवल बेंच इस तरीके से। ठीक है भाई, ओवल बेंच हमने रेडी कर लिया यहां पर। तो 6 लोग हैं, 6 लोगों को भी बिठा लेते हैं। अब देखो यहां पर कुछ नहीं लिखा है ऐसा, मैं आपको साथ में बता रहा हूं। देखो यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा ना, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर या फेसिंग अपोजिट द सेंटर। तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या लूंगा? बाय डिफॉल्ट लूंगा मैं कि वो अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं, ऐसे ऐसे बैठे हैं। 6 लोगों की पोजीशन बनानी है तो इस तरीके से बना दी। ठीक है भाई, ये बना दी 6 लोगों की पोजीशन हमने इक्वल बेसिस पर एक। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कोई भी कपल साथ में नहीं बैठेगा, यानी कि मैरिड तो है तीनों, लेकिन कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ नहीं बैठेगा, कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ नहीं बैठेगी। ये एक कंडीशन है भाई। कह रहा है द मेल्स आर ए बी सी एंड फीमेल्स आर डी ई एफ, दे टेक पोजिशन क्लॉकवाइज ऑन द टेबल। ये इंफॉर्मेशन में किसी काम की नहीं लगती। ठीक है भाई, तो मेल कौन कौन है भाई? मेल्स है मेरे ए बी सी, और फीमेल कौन है भाई? फीमेल है मेरी डी ई एफ। ये मेरी 3 फीमेल है और वो 3 मेरे मेल हैं। ठीक है, मेल के लिए अपन क्या बनाते हैं चार्ट में? बॉक्स। फीमेल के लिए सर्कल। कह रहा है सी सिट्स बिटवीन एफ एंड डी। पहला पॉइंट क्या है? कंडीशन जो उसने बताई कि सी सिट्स बिटवीन एफ एंड डी। अब सर्कुलर टेबल में ना बच्चों 1 2 3 कुछ नहीं होता। सर्कुलर टेबल के अंदर 1 2 3 पोजीशन कुछ नहीं होती। बस कौन किसके सामने बैठेगा, कौन किसके लेफ्ट में बैठेगा, ये ठीक होना चाहिए। बस हमारा अरेंजमेंट आपस में उनकी ठीक होनी चाहिए। सर्कुलर में सारी पोजीशन फर्स्ट है, कोई कुछ 1 2 3 कुछ नहीं है यार, जैसे मर्जी गोल घुमाते रहो। ठीक है, तो उसने सबसे पहले बोला कि सी जो है वो एफ और डी के बीच में बैठेगा। तो मैंने क्या करा भाई? मैंने सी को यहां बिठा दिया, और एफ और डी के बीच में बिठाना है तो मैंने डी को इधर बिठा दिया और एफ को इधर बिठा दिया। लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं हूं
क्योंकि उसने सिर्फ इतना बताया कि सी मेरा एफ और डी के बीच में बैठा है। हो सकता है कि एफ इधर भी आ जाए और हो सकता है कि डी उधर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। एफ और डी के बीच में बैठा ना, ये नहीं बताया कि एफ लेफ्ट पे है या डी लेफ्ट पे है, ऐसा नहीं बताया। तो मैंने बस एक केस में ऐसा बना दिया। अगर मान लो कि ये हमारा अजम्पशन जो है इनकरेक्ट होती है तो बाद में इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है ए सिट्स टू द राइट ऑफ बी। ए जो है वो बी के राइट पर होगी, बैठेगा। ए जो है वो बी के राइट पर बैठेगा। और उसके बाद थर्ड में कहता है कि ई सिट्स बिटवीन बी एंड एफ। ई जो है वो बी और एफ के बीच में बैठेगा। इससे मैं ये भी समझ सकता हूं कि अगर ए बी के राइट पर बैठेगा और ई बी और एफ के बीच में बैठेगी तो इसका मतलब बी की नेबर है, ई पड़ोसी है। और अगर बी के राइट पे ए बैठेगी तो ऑब्वियसली ई को लेफ्ट में बैठना पड़ेगा उसके। तो इसको मैं कहां फिट कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे फिट कर सकता हूं कि भाई बी इधर आ जाएगा। अगर बी इधर आएगा तभी उसके राइट पर, राइट ये है ना उसका, ए यहां पर और लेफ्ट पर बी और एफ ऐसे बनेगा और बी और एफ के बीच में ई यहां पर ऐसे तभी आएगी और बन गई मेरी अरेंजमेंट। सिंपल सी है बिल्कुल। देखो अभी स्टार्टिंग में देखो भाई, सिंपल 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 चलेंगे, अभी अच्छे क्वेश्चन भी लाएंगे। ठीक है भाई, तो ए बी ई ऐसे ही देखो सारी कंडीशंस मेरी अप्लाई हो रही हैं। सी मेरा एफ और डी के बीच में बैठा है, बिल्कुल बैठा है। ए मेरा राइट पे बैठा है, बी के बिल्कुल राइट पे बैठा है। ठीक है ना, राइट ये हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट ये हो जाएगा। उसके बाद ई जो है वो बी और एफ के बीच में बैठा है, ई जो है वो बी और एफ के बीच में बैठा है। अब देख लो मेल कौन कौन है। ए मेरा मेल है, बी मेरा मेल है, सी मेरा मेल है, डी मेरी फीमेल है, एफ मेरी फीमेल है, ई मेरी फीमेल है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। अब अगर हमें कपल्स निकालने हैं, कपल कौन कौन है, तो देखो भाई सबसे बढ़िया मजे कर रहा है सी, सबसे बढ़िया मजे कर रहा है सी, और सी से ही अपना पहला आंसर हम निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि उसने बोला था कोई भी कपल साथ में नहीं बैठा, यानी कि कोई भी लड़के के साथ उसकी वाइफ नहीं बैठेगी। अब सी के दोनों तरफ लड़कियां बैठी हैं भाई, इधर डी बैठी है, इधर एफ बैठी है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझे दया? इससे क्या समझे दया? इससे दया ये समझा कि भाई सी की ना वाइफ डी होगी ना ही सी की वाइफ एफ होगी, क्योंकि इसके साथ में बैठी है। इसका मतलब सी की शादी किससे हो रखी है? सी की शादी ई से हो रखी है। क्योंकि सी के दोनों तरफ लड़कियां बैठी हैं तो सी की शादी ना ही डी से ना ही एफ से, तो सी की शादी होगी भाई ई से। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करेंगे ए की। देखो भाई ए के साथ में बैठी है डी, तो ए की वाइफ तो मेरी डी नहीं हो सकती, और ई तो ऑलरेडी सी भगा के ले गया। ठीक है, तो बची कौन? एफ। एफ हो जाएगी ए की, और बी की बची कौन? बी के लिए भाई बची सिर्फ डी, तो जो मिला वही ठीक है भाई। तो क्वेश्चन है हु इज एज वाइफ? ए की वाइफ कौन है? ए की वाइफ है भाई एफ। एफ पे टिक लगा देंगे। ठीक है भाई, ए पे एफ पे हमने टिक लगा दिया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायरेक्शन यही रहेंगी, सिर्फ क्वेश्चन इससे रिलेटेड बदल जाएगा। आओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हु इज ईज हस्बैंड? ई का हस्बैंड कौन है? ई का हस्बैंड है सी। ई का हस्बैंड कौन है भाई? सी। सी ये रहा मेरा, सी पे टिक लगा दिया। अगला क्वेश्चन, हु सिट्स बिटवीन सी एंड ई? सी और ई के बीच में कौन बैठा है? मियां बीबी के बीच में कौन बैठा है? मियां बीबी के बीच में बैठी है भाई एफ। एफ बैठी है भाई। सी और ई के बीच में कौन बैठी है भाई? एफ बैठी है। एफ। एफ पे टिक लगा देंगे और ऐसे मेरा क्वेश्चन सॉल्व्ड। एक बार अरेंजमेंट बन गई, रेडी हो गई, सॉल्व्ड। देख रहे हो कितना सिंपल है? वैसे मैंने शायद स्टार्टिंग में ज्यादा मुश्किल बना दिया होगा। अभी तो सिंपल लग रहा है, भी क्वेश्चन अच्छे आएंगे भाई, आगे क्वेश्चन अच्छे आएंगे। धीरे धीरे बकरे को हलाल करा जाता है ना, धीरे धीरे क्वेश्चन डाले जाते हैं। क्लियर है फंडा सबको? क्वेश्चनों पर टिक लगाना तो बड़ा आसान है यार, और ये तो मेरे को आपको समझाने में टाइम लग रहा है, बनाने में टाइम लग रहा है, समझाने में टाइम लग रहा है। अगर आप खुद से क्वेश्चन करोगे तो इतना जरूरी थोड़ा आपको इतना एक्सप्लेन करना किसी को, अपने लिए आपको सॉल्व करना फटाफट, तो इससे आधे टाइम में हो जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, ये अपने आप, ये किसका क्वेश्चन है? ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन सीटिंग का हो गया था, ये रैंकिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई? 5 ब्रांड है, टाटा, मारुति, होंडा, ह्यूंडई, जनरल मोटर। कह रहा है टाटा, अभी फटाफट करेंगे स्पीड पे बिना किसी देरी के। कह रहा है टाटा इज रेटेड हायर देन मारुति बट लोअर देन जनरल मोटर्स। इधर बना लेते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो कह रहा है भाई टाटा जो है वो मारुति से ऊपर है लेकिन जनरल मोटर से नीचे है। तो भाई टाटा को इधर लिख लेते हैं, अभी टाटा को ऐसे लिख लिया, अभी देखते हैं कौन कहां फिट होगा। टाटा को ऐसे लिख लिया, टाटा मेरा मारुति से ऊपर है
लेकिन टाटा मेरा जनरल मोटर्स जीएम से नीचे है, ठीक है, तो जीएम यानी कि टाटा से ऊपर आ गया। इसके बाद कहता है होंडा इज द लोएस्ट, तो ये मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, ये मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल गई, तो होंडा को उठाकर मैं फिफ्थ पे लगा दूंगा। होंडा इज द लोएस्ट, होंडा को फिफ्थ पे लगा दिया। कह रहा है Hyundai इज रेटेड हायर देन मारुति बट लिटर लोअर देन टाटा। अब ये लास्ट इंफॉर्मेशन यही है कि Hyundai जो है वो मारुति से ऊपर आएगी लेकिन टाटा से नीचे आएगी, तो यहां पर आएगी, और इसको मैं ऐसे फिट कर दूंगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे हो गया। तो सबसे ऊपर जनरल मोटर्स, फिर टाटा, फिर Hyundai, और उसके बाद मारुति। ये मेरी रैंकिंग बन गई। कितनी देर लगी बनाने में रैंकिंग यार? सिंपल, चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन यार, चुटकी बजाते ही सॉल्व हो गया, बन गई रैंकिंग। फर्स्ट पे कौन है? सबसे टॉप पे जनरल मोटर, मिडिल में कौन है? Hyundai, सेकंड पे कौन है? टाटा, फोर्थ पे कौन है? मारुति। जवाब देते हैं। कह रहा है विच ब्रांड इज रेटेड द हाईएस्ट? जनरल मोटर्स। अगला, विच ब्रांड वाज रेटेड इन द मिडल? मिडल में कौन थी? थर्ड पे Hyundai, ठीक है, मिडल ये मिडल है, दिस इज द मिडल, बीच में Hyundai, ठीक है। नेक्स्ट, विच ब्रांड इज रेटेड सेकंड? सेकंड पे कौन थी? टाटा थी, और फोर्थ पे कौन थी? विच ब्रांड इज रेटेड एट द फोर्थ प्लेस? मेरे को पहले से ही पता था, देखो क्वेश्चन मैं अंदाजा लगा सकता था, और कुछ बचा भी नहीं था। होंडा के बारे में थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा, वो इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, होंडा इज द लास्ट लोएस्ट, उस बारे में क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो विच ब्रांड इज रेटेड द फोर्थ प्लेस? मारुति। क्वेश्चन हमारा खत्म। 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, 4 क्वेश्चन पूछे गए हमसे, फिनिश। आगे, ओके, अब क्वेश्चन का एक लेवल बढ़ गया है, अब क्वेश्चन का एक लेवल बढ़ गया है। अब ये थोड़ा मिक्स्ड, आपको कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। यहां पर जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई ये हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे तो क्वेश्चन ये है, एक्चुअल में क्वेश्चन में ये है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, उतना ही पेज पे हमारे पास जगह कम हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए जो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इतनी से इतने तक की इंफॉर्मेशन, इसको मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि हम इसको यहाँ पर साथ में सॉल्व कर पाए। तो एक बार क्वेश्चन को पहले फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। कह रहा है भाई देखो 1 से 5 तक 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से आपसे, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 5 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। कह रहा है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। बोल तो ऐसे रहे जैसे ये बताएगा नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम बेवकूफ ढंग से नहीं पढ़ेंगे यार। बता रहा है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। काम की बात करते हैं, सीधा काम पर आते हैं, ठीक है भाई, काम की बात करते हैं। कह रहा है ना फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स। तो सबसे पहले एक चीज बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं कैसे आपके लिए बता देता हूं, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एक तो ये फैमिली बेस्ड क्वेश्चन है, फैमिली ट्री की अरेंजमेंट बनेगी इसके अंदर एक, ठीक है, प्लस प्रेफरेंस ऑफ न्यूज़पेपर भी बनेगा, प्रेफरेंस ऑफ न्यूज़पेपर। इसलिए इसको मैं कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के क्वेश्चन में डालता हूं, ये कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में आता है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो कहता है ना फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स, 6 लोग हैं, ये 6 लोग हैं, PQRST&U, देयर आर 3 जेंट्स एंड 3 लेडीज। स्पेशली मेंशन कर दिया भाई उसने, 6 लोग हैं टोटल, PQRST&U, उसमें से 3 मेल हैं और 3 फीमेल है। कह रहा है देयर आर 2 मैरिड कपल्स एंड 2 पर्सन्स आर अनमैरिड। 2 लोग मैरिड हैं और 2 लोग अनमैरिड हैं, ठीक है, सॉरी 2 मैरिड कपल है, 2 मैरिड कपल का मतलब 4 लोग मैरिड हो गए और बाकी 2 अनमैरिड है। ईच वन ऑफ देम रीड्स डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, दैट इज कौन कौन से न्यूज़पेपर है? द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस हेराल्ड, नव भारत टाइम्स और द ट्रिब्यून। ये हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं, ये हमारे पास जो है न्यूज़पेपर्स हैं, और इसके बाद हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है उनके बारे में। तो अपने ने क्या करना है, अपने ने 2 अरेंजमेंट बनानी है। पहली अरेंजमेंट बनेगी फैमिली ट्री की, जो फैमिली रिलेशन बनते हैं, और दूसरी अरेंजमेंट बनेगी हमारी किसकी? उनके न्यूज़पेपर प्रेफरेंस की। आओ भाई शुरू करते हैं, यहां पर जगह, यहां पर सॉल्व करेंगे इसको। तो यहां पर पहले अपन फैमिली वाली इंफॉर्मेशन बना लेंगे, यहां पर पहले अपन फैमिली चार्ट बना लेते हैं, इधर फैमिली ट्री बना लेते हैं पहले। आओ, कहता है टी कॉमा हु। अब ये हु देख लो भाई, जिसके बाद लगता है उसके लिए होता है।
हु मतलब किसकी इंफॉर्मेशन बताने के लिए यूज हो रहा है, टी के लिए। कह रहा है टी हु रीड्स इंडियन एक्सप्रेस, ये अभी मेरे काम की नहीं है। कह रही है इज मदर इन लॉ ऑफ पी, टी क्या है, मदर इन लॉ है पी की। पी हु, अब ये हु किसके लिए है, पी के लिए। कह रहा है पी हु इज वाइफ ऑफ आर, तो क्लियर एंड कट इंफॉर्मेशन है। अगर टी मेरी पी की मदर इन लॉ है तो यानी कि टी का कोई चाइल्ड है जिसकी शादी पी से हो रखी है, तभी वो उसकी मदर इन लॉ है। और उसने साथ में बता भी दिया कि पी की शादी कौन है, पी की शादी किससे हो रखी है, आर से हो रखी है, यानी कि पी जो है वाइफ है आर की। तो ऐसे बनेगा, देखो ये आर, अगर पी इसकी वाइफ है तो आर हस्बैंड, इसकी शादी पी से हो रखी है और इसकी मां हो जाएगी टी, टी हो गई इसकी मां। आगे एस इज द फादर ऑफ यू, एस जो है वो यू का फादर है, इसको मैं कहीं अलग से बना लेता हूं। देखो वैसे तो अगर फादर की बात आए तो यही बुद्धि की वाली बात है, उसने कहा था 2 मैरिड कपल होंगे, एक मैरिड कपल तो ये हो गया, एक मैरिड कपल ये हो गया। अगर वो बोल रहा है एस इज द फादर ऑफ यू, तो एक ही मैरिड कपल हो सकता है। और वो मैरिड कपल कौन सा हो सकता है, वो मैरिड कपल ऑब्वियसली अगर इसके पेरेंट्स हैं तो उनकी शादी हो रखी होगी, तभी तो वो इसके पेरेंट्स हैं, तभी तो उनकी शादी हो रखी है। तो हमारा पूरा पूरा मतलब मेरा पूरा फोकस तो इस पर चला गया था कि जैसे उसने बोला एस इज द फादर ऑफ यू, तो वैसे तो क्या करना चाहिए, वैसे तो आपको इसको अलग बनाना चाहिए कि एस इज द फादर ऑफ यू, आप अलग से बना लोगे, बाद में देखेंगे कैसे ज्वाइन होगा। लेकिन जिसमें बुद्धि है ना वो कहेगा भाई एस कहीं और आ ही नहीं सकता। एस अगर फादर है, मेल है, और ये वैसी फीमेल है, तो इसकी शादी ऑब्वियसली एस से ही होगी और कोई बचेगा भी नहीं, क्योंकि एस भी फादर है, ये भी मदर इन लॉ का रोल प्ले कर रही है, तो ऑब्वियसली इनकी शादी तो हो रखी है। और 2 ही मैरिड कपल उसने बताया, मेरे को पहले ही बता दिया था उसने कि 2 मैरिड कपल है, 2 मैरिड कपल्स हैं। एक कपल तो ये हो गया था और एक इनमें से कोई बनना ही था, दूसरा कपल ये है, बाकी 2 अनमैरिड है, बाकी 2 लोग हैं अनमैरिड है। अब कह रहे हैं एस इज द फादर ऑफ यू, तो हो सकता है कि एस का एक और बच्चा हो यू, एक और बच्चा बना दिया एस का यू। इसके बाद एस इज द फादर ऑफ यू एंड डज नॉट रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया और द ट्रिब्यून, अभी न्यूज़पेपर की बात नहीं करेंगे। कह रहा है क्यू रीड्स नव भारत टाइम्स एंड शी इज द सिस्टर ऑफ यू, उसने बोला है एंड शी इज द सिस्टर ऑफ यू, शी कौन है, क्यू, यानी कि क्यू इज द सिस्टर ऑफ यू, क्यू कौन है, यू की बहन है। तो क्यू ऐसे बना लेंगे, क्यू जो है वो बहन है यू की। अब कहेंगे फिर यू का जेंडर हमें कैसे पता लगेगा, यू के बारे में तो बताया ही नहीं उसने जेंडर। आगे पढ़ लेते हैं, कह रहा है हु रीड्स हिंदुस्तान टाइम्स, आर डज नॉट रीड द ट्रिब्यून, यू का जेंडर तो पता ही नहीं चला, 6 के 6 लोग हो गए। तो अब यहां पर ये इंफॉर्मेशन मैं कहां से चूज करूंगा कि यू का जेंडर मुझे पता है कि नहीं पता। देखो ऊपर एक लाइन थी यहां पर कि देयर आर 3 जेंट्स एंड 3 लेडीज, उसने बताया हुआ था पहले से ये कि 3 जेंट है और 3 लेडी हैं, यानी कि 3 मेल हैं और 3 फीमेल है। अगर आप ध्यान से देखो तो पी एक फीमेल हो गई, क्यू एक फीमेल हो गई, टी एक फीमेल हो गई, 3 फीमेल्स कंप्लीट हो गई। अब 3 मेल पूरे करते हैं, एस एक मेल हो गया, आर एक मेल हो गया, तो ऑब्वियसली यू मेरा एक मेल हो जाएगा, यानी कि यू क्या हो जाएगा, इनका भाई। अगर मैं बात करूं तो सिबलिंग्स कौन कौन है, यू और क्यू भाई बहन है, और इनका भाई कौन है, इनका भाई आर है, आर की पत्नी पी है। तो गलती से यह मत कर देना कि यू और क्यू जो एस के बच्चे हैं, तो तीसरा बच्चा इनका पी नहीं है, तीसरा बच्चा इनका आर है, पी उसकी वाइफ है। तो कहने को तो वैसे तो कहोगे बच्चा ही है, लेकिन खुद का बच्चा, खुद का सन। अगर मैं पूछूं एस का सन कौन है, आर है, एस का सन यू है, एस की डॉटर क्यू है, और पी उसकी डॉटर इन लॉ है। तो ये मेरा बन गया फैमिली ट्री। अब बनाते हैं न्यूज़पेपर की चॉइस। तो इधर मैं बना लेता हूं पहले पी क्यू आर एस टी यू, और इधर अपन बना लेते हैं इनके न्यूज़पेपर्स। कौन से न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहेंगे, ये बना लेते हैं। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेट इंफॉर्मेशन उठाएंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेफिनेट इंफॉर्मेशन उठाएंगे, कौन क्या क्या पढ़ता है, कौन क्या क्या नहीं पढ़ता है वो बाद में देखेंगे। डेफिनेट इंफॉर्मेशन उठाएंगे। 6 अखबार है हमारे पास। उसने बताया था मेरे को भाई, उसने क्या क्या बताया था कि टी हु रीड्स इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है भाई, तो टी क्या पढ़ती है भाई,
टी इंडियन एक्सप्रेस, फिट कर दिया मैंने उठाकर इसे, तो इसे कहते हैं डेफिनेट इंफॉर्मेशन, जिसको आप डायरेक्टली फिट कर सको। टी पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस। इसके बाद एस इज द फादर ऑफ यू एंड ही डज नॉट रीड, तो डज नॉट रीड अभी छोड़ देते हैं। कह रहा है क्यू रीड्स नव भारत टाइम्स, क्यू नव भारत टाइम्स, क्यू कहां है ये रही, नव भारत टाइम्स। आओ फटाफट से क्वेश्चंस खींचते हैं यार, फटाफट से स्पीड बढ़ाते हैं, खत्म करेंगे इसे। तो क्यू रीड्स नव भारत टाइम्स एंड शी इज द सिस्टर ऑफ यू, यू हु रीड्स हिंदुस्तान टाइम्स, यू क्या पढ़ती है, हिंदुस्तान टाइम्स। इसके बाद क्या बताया, कह रहा है आर डज नॉट रीड द ट्रिब्यून, आर द ट्रिब्यून नहीं पढ़ती। तो अब 3 ब्लैंक बचे, अब 3 ब्लैंक में किसको चूज करूं, अब अपन लगाएंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन यानी कि कौन क्या क्या नहीं पढ़ता उसको कैंसिल करते जाएंगे ऑप्शन को, जो बचेगा उसको फिट कर देंगे। तो उसने एस के बारे में बताया था, एस के बारे में क्या बताया था कि एस इज द फादर ऑफ यू एंड ही डज नॉट रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। एस मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं पढ़ता और ट्रिब्यून भी नहीं पढ़ता। एस जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं पढ़ता और ट्रिब्यून भी नहीं पढ़ता, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं पढ़ता और ट्रिब्यून भी नहीं पढ़ता। तो बचा कौन, 3 ही हमारे पास ऑप्शन थे, हमारे पास 3 ही ऑप्शन थे। कौन कौन से, एक हमारे पास था द ट्रिब्यून, एक टाइम्स ऑफ इंडिया और एक बिजनेस हेराल्ड। तो इसके पास ऑप्शन ही कौन सा बचेगा, कौन सा ऑप्शन बचा इसके पास, एस के पास बिजनेस हेराल्ड। इसके पास बचा ऑप्शन कौन सा, बिजनेस हेराल्ड। आगे देखो, आगे देखते हैं, पी और आर की बात करते हैं। तो कह रहा है आर डज नॉट रीड द ट्रिब्यून, आर मेरा ट्रिब्यून नहीं पढ़ता, तो द ट्रिब्यून इसके पास चला जाएगा, द ट्रिब्यून का ऑप्शन इसके पास चला जाएगा। और आर के पास कौन सा बचा, आर क्या पढ़ेगा भाई, आर पढ़ेगा मेरा द टाइम्स ऑफ इंडिया। आर क्या पढ़ेगा भाई, द टाइम्स ऑफ इंडिया। फटाफट से मुझे देखकर बताओ कि भाई सबकी अरेंजमेंट ऐसी बनी है कि नहीं बनी है, क्या सबकी अरेंजमेंट यही बनी है या नहीं बनी है, दोनों फैमिली ट्री की भी और न्यूज़पेपर्स की भी, जिनकी अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसी की ऐसी बनी है, फटाफट वो क्वेश्चन का जवाब देंगे। फटाफट से भाई क्वेश्चंस का जवाब दो। अरेंजमेंट मैच कर लिए सबने, इस तरीके से ही बन रही है। इसको आप चाहो तो ठीक से भी बना सकते हो, थोड़ा यू और क्यू को इधर भी लाकर बना सकते हो, अरेंजमेंट आपके हाथ में। आओ क्वेश्चन का जवाब देते हैं फटाफट से। कह रहा है हाउ मेनी सन्स डज टी हैव, टी के कितने बच्चे हैं, सॉरी टी के कितने बेटे हैं। देखो भाई टी और एस की शादी हो रखी है, टी का एक बेटा हो गया आर और टी का दूसरा बेटा हो गया यू, तो 2 बेटे हैं भाई, बाकी यू क्यू उसकी बेटी है, क्यू उसकी डॉटर है। तो हाउ मेनी सन्स डज टी हैव, टी के कितने बेटे हैं, तो वो है 2 बेटे हैं टी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया कौन पढ़ता है भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है आर, टाइम्स ऑफ इंडिया आर, आर पे टिक लगा देंगे भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया कौन पढ़ता है आर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज रेड बाय पी, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज रेड बाय पी, पी क्या पढ़ता है, पी का बारे में देखते हैं। पी हमारा पढ़ता है भाई, पी पढ़ता है द ट्रिब्यून, तो द ट्रिब्यून पे टिक लगाएंगे। क्या मेरे पास यहां पर द ट्रिब्यून है ऑप्शन में, बिजनेस हेराल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, तो ट्रिब्यून नहीं है, हम नन ऑफ दीज पे टिक लगाएंगे क्योंकि हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर था द ट्रिब्यून और हम इस पर कॉन्फिडेंट हैं, राइट, कॉन्फिडेंटली हम नन ऑफ दीज पे टिक लगाएंगे। अगला, हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, यू मेरा टी से कैसे रिलेट करता है, यू और टी देखते हैं, यू टी से कैसे रिलेट करता है। तो यू टी का क्या है भाई, सन है, बेटा है, टी उसकी मां है, ठीक है, यू की टी मां है और यू उसका बेटा है। तो हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, सन, बेटा लगेगा उसका। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मैरिड कपल्स, तो मैरिड कपल्स कौन कौन से थे भाई, मैरिड कपल्स थे मेरे पास, एक एस और टी और दूसरा आर और पी, तो एस टी और आर पी, एस टी और आर पी, देखो यहां पर कहीं है ऐसा एस टी आर पी, क्यू यू एस क्यू टी यू, ये रहा भाई एस टी और आर पी, एस टी पे मैंने टिक लगा दिया। और यहां पर इस क्वेश्चन के पूरे 5 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिए।
क्लियर है? दोनों अरेंजमेंट में से मैंने बना दिया, न्यूज़पेपर वाला भी और ये फैमिली रिलेशन वाला भी। सबको क्लियर है आई होप? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है ना, फैमिली ऑफ 6 persons, देयर आर पीपल फ्रॉम 3 generations, ईच पर्सन हैज सेपरेट प्रोफेशन एंड दे लाइक डिफरेंट कलर्स। ओके, देयर आर 2 couples इन द फैमिली, 2 कपल्स भी हैं हमारी फैमिली में, इनको भी देखेंगे अभी क्या कहते हैं कपल्स। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। इनकी अरेंजमेंट क्या होगी? 3 जनरेशन है, टोटल 6 लोग हैं, 6 पर्सन है, 3 जनरेशन बनेंगी। 3 जनरेशन का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रैंड पेरेंट की जनरेशन, पेरेंट्स की जनरेशन और चिल्ड्रन की जनरेशन, ऐसे हमारी 3 जनरेशन बन जाएंगी। कह रहा है ईच पर्सन हैज सेपरेट प्रोफेशन, सबका अपना अपना एक प्रोफेशन भी है। तो 2 अरेंजमेंट हो गई। पहली अरेंजमेंट बनेगी फैमिली ट्री की, दूसरी अरेंजमेंट बनेगी प्रोफेशन की, और तीसरी अरेंजमेंट बनेगी किसकी? उनके कलर की। तो 3 अरेंजमेंट बनेगी, और इसके लिए तो हमारे पास जगह भी वैसे कम है, तो कोई नहीं, एक्स्ट्रा स्लाइड लेकर कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है भाई, तो कह रहा है ईच पर्सन हैज सेपरेट प्रोफेशन एंड दे लाइक डिफरेंट कलर्स, देयर आर 2 couples इन द फैमिली। अब ये जब इसने लाइन बोली ना, देयर आर 2 couples इन द फैमिली, और ऊपर एक लाइन थी देयर आर पीपल फ्रॉम 3 generations, तो मुझे बताओ 3 जनरेशन और 2 कपल कैसे बन सकते हैं? 6 लोग हैं टोटल, तो 2 लोग तो हो गए ग्रैंड पेरेंट्स और एक कपल वो हो गया। दूसरा कपल हो जाएगा पेरेंट्स। एक कपल कौन सा हो जाएगा? ग्रैंड पेरेंट्स। दूसरा कपल हो जाएगा पेरेंट्स। ये 4 लोग हो गए, और बाकी 2 लोग कौन हो जाएंगे? बच्चे। ये स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में पहले आ गया क्वेश्चन पढ़ते ही, ये स्ट्रक्चर दिमाग में पहले ही आ गया क्वेश्चन पढ़ते ही, कि 3 जनरेशन हैं, 6 लोग हैं और 2 मैरिड कपल होंगे। तो ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, पापा मम्मी, पेरेंट्स और 2 बच्चे, इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। आगे देखते हैं आगे बाकी क्या है, क्या कहता है। तो आओ एक तो पहले यहां बना लेते हैं फटाफट से, फैमिली ट्री पहले बना लेते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। फिर फैमिली ट्री यहां पर पहले बना लेते हैं। कहता है रोहन इज सीए एंड हिज वाइफ नाइदर इज अ डॉक्टर नॉर लाइक्स ग्रीन कलर। तो पहले ये देख लेते हैं, रोहन क्या है? एक सीए है, और उसकी वाइफ जो है, तो रोहन मतलब रोहन की अगर एक वाइफ है तो रोहन हस्बैंड हो जाएगा। तो यहां पर आर फॉर रोहन बना लेते हैं, और इसकी एक वाइफ है, वाइफ का नाम नहीं बताया हुआ। इसकी एक वाइफ है लेकिन वाइफ का नाम नहीं बताया हुआ, देखते हैं कौन है। बट ये बताया हुआ कि वो ना ही डॉक्टर है ना ही वो ग्रीन कलर पहनती है। दूसरा कहता है इंजीनियर लाइक्स रेड कलर एंड हिज वाइफ इज अ टीचर। तो इससे मुझे पता लगता है कि दूसरा कपल कौन हो गया? पहला कपल तो रोहन वाला हो गया, रोहन और उसकी वाइफ। दूसरा कपल हो गया इंजीनियर और उसकी वाइफ। तो इंजीनियर को रेड कलर पसंद है और उसकी वाइफ एक टीचर है, तो यहां पर मैं बना लेता हूं कपल। तो ये एक कपल हो गया, ये जो भी होगा, लेकिन वो कौन है? वो इंजीनियर है। वो जो भी इंसान है वो इंजीनियर है, और साथ ही साथ उसको रेड कलर पसंद है। और जो उसकी वाइफ है वो कौन है? वो टीचर है। ये हमें पता लग गया, उसकी वाइफ कौन है? टीचर है। इसके बाद कहता है मोहिनी इज मदर इन लॉ ऑफ सुनीता। अगर मोहिनी मदर इन लॉ है सुनीता की, इसका मतलब मोहिनी का एक बेटा है या बेटी है, जो भी है, मतलब एक बच्चा है जिसकी शादी सुनीता से हो रखी है। और मैरिड कपल्स 2 यही हैं, एक ग्रैंड पेरेंट्स और एक पेरेंट्स वाले। तो इसका मतलब यह है कि ऑब्वियसली मोहिनी को यहां आना पड़ेगा, तभी तो वो सासू मां होगी सुनीता की। मोहिनी को यहां आना पड़ेगा क्योंकि वो मदर इन लॉ वाला रोल प्ले कर रही है, तो उसको ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन में आना पड़ेगा, क्योंकि उसके बेटे की अगर शादी हो रखी है सुनीता से, तो सुनीता भी मैरिड है, तो नीचे वाला कपल पेरेंट वाला कपल, और मोहिनी आएगी ग्रैंड पेरेंट वाले कपल के अंदर। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बच्चों का डाउट रहेगा कि सर आपको पहले से ही कैसे पता था कि आपने रोहन को यहां बिठाना है? तो ये मैंने एज्यूम करा था यार, अभी अब कंफर्म नहीं है। अब रोहन ऊपर भी आ सकता है, अभी रोहन ऊपर भी आ सकता है, लेकिन ऊपर नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि रोहन का भी प्रोफेशन मुझे पता है। रोहन का प्रोफेशन क्या है? रोहन का प्रोफेशन है सीए, ही इज सीए। और इंजीनियर वाला ऊपर आएगा मोहिनी के साथ। अभी देखना अगली स्टेटमेंट इसको बिल्कुल प्रूफ कर देगी। कह रहा है मोहिनी इज मदर इन लॉ ऑफ सुनीता एंड शी लाइक्स ऑरेंज कलर। क्योंकि यहां पर एंड है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है किसके लिए है? मोहिनी के लिए है। अगर एंड की जगह हु होता तो ये इंफॉर्मेशन होती सुनीता के लिए, अगर हु होता तो। अगर हु होता तो यहां पर एंड है,
तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मोहिनी के लिए है, यानी कि मोहिनी को कौन सा कलर पसंद है? मोहिनी को पसंद है ऑरेंज कलर। आगे देखते हैं। आगे कहता है विनोद इज ग्रैंडफादर ऑफ नन्नू एंड तन्मय। विनोद ग्रैंडफादर है, तो इससे ये इंफॉर्मेशन साफ साफ है कि हमने एजम्पशन बिल्कुल ठीक ली थी रोहन को यहां बिठाकर। मोहिनी और सुनीता तो कंफर्म थी यहां पर आएंगी, लेकिन कौन किसकी वाइफ होगी ये नहीं पता था। तो अब पता लग गया कि विनोद ग्रैंडफादर है, तो विनोद ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन में आएगा। और इनके जो दो बच्चे हैं उनका नाम भी पता लग गया, कौन कौन है? एक तन्मय और एक नन्नू, इन दो का पता लग गया भाई। तो विनोद इज ग्रैंडफादर ऑफ नन्नू एंड तन्मय। हु इज, अब ये हु किसके लिए है? तन्मय के लिए। हु इज प्रिंसिपल एंड लाइक्स ब्लैक कलर। तन्मय कौन है? तन्मय प्रिंसिपल है। तन्मय प्रिंसिपल है प्रोफेशन वाइज, और इसको ब्लैक कलर पसंद है। लेकिन मेरे को इसका अभी तक जेंडर नहीं पता, तन्मय का जेंडर नहीं पता है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि नन्नू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ मोहिनी। नन्नू कौन है? नन्नू जो है वो ग्रैंड डॉटर है मोहिनी की। नन्नू जो है ग्रैंड डॉटर है, यानी कि नन्नू मेरी फीमेल है, मोहिनी की ग्रैंड डॉटर है। तो मोहिनी को मैंने ठीक जगह फिट करा था, ये भी वेरीफाई हो गया। तो नन्नू जो है वो ग्रैंड डॉटर है मोहिनी की, एंड शी लाइक्स ब्लू कलर। इसको कौन सा कलर पसंद है? नन्नू को ब्लू कलर। नन्नू को कौन सा कलर पसंद है? ब्लू। आगे उसके बाद कह रहा है नन्नूज मदर लाइक्स व्हाइट कलर। नन्नू की जो मदर है उसको व्हाइट कलर पसंद है। नन्नू की मदर कौन है? सुनीता। इसको व्हाइट कलर पसंद है, इसको व्हाइट कलर पसंद है। आगे देखते हैं और क्या फिट हो सकता है। तो इसको व्हाइट कलर पसंद था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ग्रीन कलर इज लाइक्ड बाय वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स। ग्रीन कलर किसी ना किसी को पसंद है, तो ग्रीन कलर बचा किसके पास? इसको रेड, इसका हो गया, इसका ऑरेंज हो गया, इसका व्हाइट हो गया, इसका ब्लू हो गया, इसका ब्लैक हो गया। तो एक ही बचा आर, और इसका हो जाएगा ग्रीन, रोहन का। लेकिन एक प्रोफेशन बचता है, क्योंकि यहां पर लिखा था रोहन इज अ सीए एंड हिज वाइफ इज नाइदर इज अ डॉक्टर। डॉक्टर प्रोफेशन किसी को तो होना पड़ेगा। प्रोफेशन बचे किस किसके हैं? एक सुनीता का और एक तन्मय, सुनीता का और नन्नू का प्रोफेशन बचा है सिर्फ, बाकी सबके प्रोफेशन हो गए हैं। अब उसने बोला सुनीता जो रोहन की वाइफ है वो तो डॉक्टर नहीं होगी, तो इसका मतलब नन्नू मेरी डॉक्टर होगी। डॉक्टर कौन होगी? नन्नू। लेकिन मेरे को तन्मय का जेंडर नहीं पता, बस एक सुनीता का प्रोफेशन नहीं पता मेरे को, और तन्मय का जेंडर नहीं पता, और उसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। और इसकी पक्की संभावना है कि क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो हमें कंफ्यूज भी इन्हीं क्वेश्चंस में करने की कोशिश करेगा, इन्हीं क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। आओ पकड़ते हैं इनको। कह रहा है कौन इंजीनियर है? इंजीनियर कौन था भाई? इंजीनियर था विनोद। यहां पर कोई भी नहीं है भाई, तो यहां पर अपन क्या करेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे टिक लगा देंगे। कैन नॉट बी डिटरमाइंड से ज्यादा बेटर हो सकता था, यहां पर इनको नन ऑफ दीज देना चाहिए था। कैन नॉट बी डिटरमाइंड तब ऑप्शन होता है जब आप आंसर ना निकाल पाओ, लेकिन मेरे को अपना आंसर पता है, विनोद है जो इनमें से कहीं नहीं है, तो यहां पर नन ऑफ दीज होना चाहिए था, वैसे नन ऑफ दीज आना चाहिए था। आगे तो बट ठीक है, कोई सबसे बेस्ट ऑप्शन यहां पर कौन सा है? फिर भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि बाकी सब तो वैसे भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सुनीता? सुनीता का प्रोफेशन क्या है? अब लगाऊंगा मैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर डाटा इनएडिक्वेट, क्योंकि इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर ऑफ द टू कपल्स? कपल कौन कौन थे? मोहिनी और विनोद, रोहन एंड सुनीता, ये कपल थे मेरे। मोहिनी एंड विनोद, रोहन एंड सुनीता, ए पे टिक लगाएंगे। अगला, हाउ मेनी लेडीज आर देयर इन द फैमिली? लड़कियां कितना है? लड़कियां कितनी हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि जेंडर ऑफ तन्मय इज नॉट नोन, जेंडर ऑफ तन्मय इज अननोन। क्योंकि आपको तन्मय का जेंडर नहीं पता, तो आप ये बता नहीं सकते कि वो लड़का है कि लड़की। अगर लड़की हुई तो एक एडिशन हो जाएगी फिर फीमेल्स में, लड़का हुआ तो घटौती हो जाएगी फीमेल्स में। तो आप ये एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि घर में कितनी लेडीज हैं, क्योंकि आपको तन्मय का जेंडर अभी पता ही नहीं है, तो आप ये बता ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट, विच कलर इज लाइक्ड बाय सीए? सीए को कौन सा कलर पसंद था? सीए था मेरा रोहन। सीए कौन था भाई? सीए था रोहन, और रोहन को पसंद था ग्रीन कलर। अभी हमने लास्ट में निकाला ना भाई, रोहन को पसंद था ग्रीन कलर। इज इट क्लियर? इज द क्वेश्चन क्लियर बच्चों? सबको क्लियर है? सबको? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन हमारा है इसका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, कहता है भाई स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस।
जिसके अंदर ये कुछ उसने कंडीशंस बता रखी है, यहां पर कॉपी कर रखा है हमने, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है भाई बी और ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, ए डी एंड सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। सो बेसिकली इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं और 5 लोग हैं और हमें उनके प्रेफरेंसेस बताना है, कौन सा बंदा कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो इसकी हमारे पास टेबल किस तरीके से बनेगी, इसकी टेबल हमारे पास इस तरीके से बनेगी। आओ देखते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं पहले। इसकी इस तरीके से एक टेबल बना ले हम, अब इसमें फिट करते हैं। कितने लोग हैं भाई, 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, यही 5 लोग हैं। तो ये हो गया भाई ए, फिर लिख लेते हैं बी, फिर लिख लेते हैं सी, फिर डी और फिर ई। ठीक है भाई, सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं हमारे पास, सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले ड्रामेटिक्स है, फिर कंप्यूटर साइंस है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार ये, कंप्यूटर साइंस थोड़ा छोटा होगा कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद हमारे पास फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद हमारे पास मैथ्स है और हिस्ट्री भी है। तो इधर मैथ्स भी लिख लेते हैं और उसके बाद इधर हिस्ट्री। के कॉलम्स बना देते हैं इस तरीके से, ऐसे एक टेबुलर फॉर्मेट में बना लेंगे फटाफट से। और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ टिक 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 लगाने हैं। कह रहे भाई बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो बी और ई दो लोग जो हैं किसमें अच्छे हैं, ड्रामेटिक्स में। देखो भाई ये मैंने ऐसे टिक लगा दिया, किससे लगा लेते हैं, इससे टिक लगा देते हैं। ड्रामेटिक्स पे लगा लिया और कंप्यूटर साइंस पे बी का भी लगा दिया और ई का भी लगा दिया कि ये दोनों इसमें अच्छे हैं। ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। तो बी का तो कंप्यूटर साइंस में पहले से लगा हुआ है, फिजिक्स में और लगा लेते हैं। और ए के बारे में भी है कि ए भी जो है वो कंप्यूटर साइंस में और फिजिक्स में अच्छा है, तो कंप्यूटर साइंस में और फिजिक्स में ये अच्छा है, टिक लगा लिया। उसके बाद कहता है ए डी एंड सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। तो फिजिक्स और हिस्ट्री में ए डी और सी तीनों अच्छे हैं। फिजिक्स में और हिस्ट्री में ए पे भी लगा दिया, फिजिक्स और हिस्ट्री में हमने सी का भी लगा दिया और डी का भी लगा दिया भाई, ए डी और सी तीनों का लगा दिया। फिर कह रहा है सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सी और ए जो हैं वो फिजिक्स में अच्छे हैं, फिजिक्स में उनका पहले का लगा हुआ है, और मैथमेटिक्स में भी अच्छे हैं। तो मैथमेटिक्स में सी और ए दोनों अच्छे हैं भाई, फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स में भी। डी और ई जो है वो अच्छे हैं हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स में। तो डी और ई, ड्रामेटिक्स में डी का भी लगा दिया, ई का पहले से लगा हुआ है। हिस्ट्री में देखते हैं, हिस्ट्री में ई का लगा दिया। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट होगी। इसमें सिर्फ इतना ही करना था, ज्यादा कोई मच्चा बच्ची है ही नहीं फालतू। बाकी सब पे क्रॉस लगा दो। बाकी सब पे क्या करोगे, क्योंकि ये सिर्फ ओनली है, यानी कि अपने आप ऑटोमेटिकली इंप्लाइड है कि दूसरे में वो अच्छा नहीं होगा। तो बाकी सब पे अपन कांटे लगा देंगे, कोई ब्लैंक छोड़ना ही नहीं है। अब क्वेश्चनों के जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज गुड इन फिजिक्स हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। ओनली की बात होती है, जो सिर्फ इन तीनों में ही अच्छा है, बाकी किसी में नहीं है। फिजिक्स, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स। फिजिक्स, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स, इनमें कौन अच्छा है यार। इसमें मुझे डी दिख रहा है, ड्रामेटिक्स, फिजिक्स और हिस्ट्री, बाकी दोनों में अच्छा नहीं है वो। तो कौन दिख रहा है इसमें, डी। डी है इसका आंसर, तो आंसर है भाई डी। अगला कह रहा है भाई हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। तो फिजिक्स में, हिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में तो अच्छा है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में नहीं है। तो फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स। आओ, फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अच्छा है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में अच्छा नहीं है, यानी कि ए तो नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, तो फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ये अच्छा है, सी। जो ओनली इसमें अच्छा है तो वो है सी, जो कंप्यूटर साइंस में अच्छा नहीं है। अगला, हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। तो कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स। कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स में कौन अच्छा है, वो है ई। ठीक है, ये रहा ड्रामेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और हिस्ट्री, इसमें ई अच्छा है, ई। अगला, हु इज गुड इन हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। 4 सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही बंदा अच्छा था, ए। एक ही इकलौता बंदा था ए जो 4 सब्जेक्ट्स में अच्छा था। आगे, हु इज गुड इन फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। एक ही बंदा बचा, बी। बी का ही बचा, वैसे चेक कर लेते हैं एक बारी, फिजिक्स, ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस।
फिजिक्स, ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो फिजिक्स, ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में देखो बी ही अच्छा है, सिर्फ बचा भी एक ही वही था, सिर्फ बाकी सारे हो गए थे, बचा ही एक था। ठीक है भाई, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे बता दिए, कुछ करना नहीं था। अरेंजमेंट भी कितनी आसानी से बन गई और क्वेश्चन पे फटाफट टिक लगाने थे। तो ऐसे कई क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर आपका टाइम बच जाता है और क्वेश्चन देखने में बड़े लग रहे होते हैं, लेकिन कितना आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये लास्ट क्वेश्चन है लेकिन भवंडर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है भाई। पहले टाइम लगाओ, वीडियो को पॉज करो और खुद क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत पसंद करता हूं। इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी लगाएंगे अपन, स्ट्रैटेजी क्या लगेगी मेनली, इसके अंदर स्ट्रैटेजी लगाएंगे ज्यादातर अपन एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन की स्ट्रैटेजी इसमें अच्छे से लगेगी। एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा? एलिमिनेशन का मतलब ये होगा कि फटाफट से पहले डेफिनेट इंफॉर्मेशन जो गिनी चुनी होगी वो डाल लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्विंग या क्वेश्चन को जो हम क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन रहेगी, और वहां पर एलिमिनेट यानी कि ऑप्शंस को हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो जो एंड में बचेगा ऑप्शन सिर्फ उसको फिट करेंगे, वो वाला करेंगे। ठीक है, वो तरीका लगाएंगे। तो आओ, इसको मैंने कॉपी कर रखा है यहाँ पे, आओ यहां से देखते हैं। अब थोड़ी सी जगह बन पाएगी, क्वेश्चन का साइज वैसे ही बहुत बड़ा है ये वाले का, बिल्कुल भी जगह नहीं है कहीं पर। कह रहे हैं भाई, क्वेश्चन की सिचुएशन समझ लेते हैं सबसे पहले। कह रहे हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये 7 लोग हैं। ठीक है, दे आर वियरिंग अ डिफरेंट कलर शर्ट। कलर कौन कौन से हैं? व्हाइट है, रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है और वॉयलेट है। वॉयलेट और आगे एक इंडिगो आएगा, वो भी सेम रहेगा। एंड अ डिफरेंट कलर ट्राउजर, तो एक हमारे पास शर्ट है, शर्ट के अलग अलग कलर है, और ट्राउजर्स है। ट्राउजर कौन कौन से हैं? ब्लू है, रेड है, व्हाइट है, ब्लैक है, क्रीम है, येलो है और इंडिगो है। देखो भाई, ये इंडिगो और वॉयलेट एक ही चीज है। इंडिगो और वॉयलेट ऑलमोस्ट एक ही चीज होती है, एक ही चीज मानकर चलते हैं। द पर्सन्स, देयर कलर ऑफ द शर्ट एंड कलर ऑफ द ट्राउजर्स अबव आर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि जो वो लोग हैं और जिस ऑर्डर में उनके शर्ट का कलर लिखा है और जिस ऑर्डर में उनके ट्राउजर का कलर लिखा है वो सेम ऑर्डर में। ऑब्वियसली इतना आसान क्वेश्चन थोड़ा होगा। एक कंडीशन उसने यहां पर बता दी है, कह रहा है नो पर्सन इज वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर ऑफ सेम कलर। कोई भी एक इंसान सेम ही कलर की ट्राउजर और सेम ही कलर की शर्ट नहीं पहनेगा। यानी कि मान लो अगर उसने रेड कलर की शर्ट पहनी है तो वो रेड कलर की ट्राउजर नहीं पहनेगा, या फिर उसने ब्लैक कलर की अगर ट्राउजर पहनी है तो वो ब्लैक कलर की शर्ट नहीं पहन सकता। ये एक कंडीशन है। इसके बाद क्वेश्चंस की बाकी कंडीशन यहां पर है। तो आओ बनाना शुरू करते हैं। एक टेबल बनाएंगे, फिर से इसका एक टेबल बनाएंगे, यहां पे बना लेते हैं ऐसे। ये 7 लोग हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी। आओ देखते हैं, फटाफट मेरे साथ सॉल्व करेंगे सारे के सारे। यहां पर अपन लिख लेते हैं शर्ट का कलर, और यहां पर अपन लिख लेते हैं ट्राउजर का कलर। ऐसे करते हुए चलेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले कह रहा है वी इज बियरिंग, जो अब डेफिनेट इंफॉर्मेशन लिख लेनी। सबसे पहले हमने क्या करना है? डेफिनेट इंफॉर्मेशन को लिखना है, सिर्फ उसको नोट डाउन करेंगे। तो बी इज बियरिंग रेड शर्ट, रेड कलर शर्ट, बी रेड कलर की शर्ट, ठीक है। एंड इज नॉट वेयरिंग क्रीम और येलो कलर ट्राउजर, इस पे बाद में आएंगे, ये एलिमिनेशन पे लगाएंगे। कह रहा है डी इज वेयरिंग ग्रीन कलर शर्ट एंड इंडिगो कलर ट्राउजर। तो डी जो है वो ग्रीन कलर की शर्ट पहनता है और इंडिगो कलर की ट्राउजर पहनता है। डी के बारे में तो उसने बता ही दिया कि भाई ग्रीन कलर की शर्ट है और इंडिगो कलर की ट्राउजर है। उसके बाद एक इक्वेशन की तरह उसने बताया है, कह रहा है कलर ऑफ एज शर्ट एंड एफ्स ट्राउजर इज सेम। बड़ी मजेदार चीज है कि भाई ए के शर्ट का कलर, ए के शर्ट का कलर बिल्कुल बराबर है एफ के ट्राउजर के कलर से। यानी कि जो ए की शर्ट का कलर होगा वो एफ के ट्राउजर का कलर होगा।
बड़ी अच्छी उसने इंफॉर्मेशन हमें यहाँ दे दी है, बाद में काम आएगी। जो भी मेरे ए के शर्ट का कलर होगा वो मेरे एफ के ट्राउजर का कलर होगा, बिल्कुल सेम कलर होंगे। मान लो अगर ग्रीन है तो दोनों ग्रीन है, अगर ब्लू है तो दोनों ब्लू है, इस तरीके से। इसके बाद कहता है कलर ऑफ ईज शर्ट एंड सीज ट्राउजर इज सेम। तो ई के शर्ट का कलर और सी के ट्राउजर का कलर भी सेम है भाई। तो ई के शर्ट का कलर ये और सी के ट्राउजर का कलर ये सेम है, तो ये भी लिख लेते हैं यहां पर, ई की शर्ट इज इक्वल टू सी का ट्राउजर, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों भी मेरे सेम होंगे, ई की शर्ट और सी का ट्राउजर। ठीक है, कह रहा है जी इज वियरिंग ब्लू शर्ट, जी इज वियरिंग ब्लू शर्ट एंड ई इज वियरिंग ब्लू ट्राउजर, बिल्कुल ठीक है। तो जी ये रहा, जी ने पहनी हुई है मेरी ब्लू शर्ट और ई ने पहनी है ब्लू ट्राउजर, ई ने पहनी है ब्लू ट्राउजर, ये फिट करते चलते हैं हम। कह रहा है एफ इज नॉट वियरिंग एनी येलो ड्रेस, एफ येलो पहनेगा ही नहीं, एफ मेरा येलो नहीं पहनेगा। इससे एक इंफॉर्मेशन मुझे ये भी मिलती है बच्चों, ध्यान देना कि अगर एफ कोई भी येलो कलर पहनेगा ही नहीं, यानी कि ए की शर्ट का कलर भी येलो नहीं होगा, क्योंकि एफ की ट्राउजर का कलर येलो नहीं हो सकता। देखो ए की शर्ट का कलर एफ के ट्राउजर का कलर जैसा है, अगर एफ मेरा कोई भी येलो नहीं पहनेगा यानी कि एफ के ट्राउजर का कलर येलो नहीं होगा, तो ए के शर्ट का कलर भी येलो नहीं होगा। यही मेरा वो चौथा पॉइंट था गाइडलाइन का, स्मार्टली इंटरलिंक द क्लूज। तो उन क्लूज को इंटरलिंक करो स्मार्टली, ठीक है। अभी फिल करेंगे, अभी पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो कह रहा है ए इज नॉट वियरिंग अ व्हाइट शर्ट, ए मेरा कोई व्हाइट शर्ट नहीं पहनेगा, ठीक है। कह रहा है रेड एंड ब्लू इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर ऑफ एनी ऑफ द पर्संस, रेड और ब्लू मेरा ये कॉम्बिनेशन भी नहीं होगा, यानी कि अगर किसी ने रेड कलर की शर्ट पहनी है तो वो ब्लू कलर का ट्राउजर नहीं पहनेगा, अगर रेड कलर का ट्राउजर पहना है तो ब्लू कलर की शर्ट नहीं पहनेगा, ठीक है। तो एक कंडीशन ऊपर ये थी कि कोई सेम कलर का कपड़ा भी नहीं पहनेगा और रेड और ब्लू भी किसी का कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे इसने ब्लू कलर की ट्राउजर पहनी है तो यहां पर ना ब्लू आ सकता है ना ही यहां रेड आ सकता है, ठीक है। ब्लू अगर आ जाएगा तो ये वाली कंडीशन खराब हो जाएगी कि नो पर्सन इज वियरिंग शर्ट एंड ट्राउजर ऑफ सेम कलर, अगर यहां पे ब्लू डाल दूंगा तो, ठीक है। और रेड भी नहीं डाल सकता, रेड डाल दूंगा तो रेड और ब्लू इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी पर्सन, ये मेरी कंडीशन यहां पर खराब हो जाएगी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए फिल करना शुरू करते हैं। जितनी डेफिनेट इंफॉर्मेशन थी मैंने फिल कर दी, अब अपन लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं शुरुआत करता हूं ए की शर्ट, क्योंकि ए की शर्ट के बारे में मेरे पास ना बहुत इंफॉर्मेशन है। तो मैं यहां पर ए की शर्ट के बारे में देखता हूं कौन कौन से ऑप्शन नहीं आ सकते, कौन कौन से ऑप्शन मेरे नहीं आ सकते, ये देखना पड़ेगा। आओ देखते हैं ए की शर्ट, देखते हैं कौन कौन से नहीं आएंगे। देखो भाई ए की शर्ट की बात करें तो रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन तो ऑलरेडी ये शर्ट पहन चुके हैं, तो ये तीन तो वैसे ही नहीं होंगे। कौन कौन से, रेड नहीं हो सकता, ग्रीन नहीं हो सकता, ब्लू नहीं हो सकता, ये तीन तो इसने ऑलरेडी पहन लिए, तो ये नहीं होंगे। इसके बाद ए की जो शर्ट का कलर था ना, वो एफ के ट्राउजर का कलर भी होगा। अब देखो इसका मतलब एफ का ट्राउजर ब्लू नहीं हो सकता, ध्यान से समझना। एफ का जो ट्राउजर है वो ब्लू नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लू ई ने पहना है और इंडिगो डी ने पहना है। इंडिगो और वायलेट एक ही चीज है, वहां पर वायलेट है वहां पर इंडिगो है ट्राउजर में, तो एक ही बात है। तो यानी कि एफ का ट्राउजर मेरा इंडिगो नहीं होगा, यानी कि ए की शर्ट भी मेरी इंडिगो या फिर वायलेट नहीं होगी। ए की शर्ट मेरी इंडिगो या वायलेट नहीं होगी। इसके बाद और क्या होगा, येलो भी नहीं होगा। देखो येलो मना करा था उसने कि एफ मेरा येलो नहीं पहनेगा, तो एफ का भी येलो नहीं हो सकता, तो ए का भी ये शर्ट भी येलो नहीं होगी। उसके बाद एक चीज उसने यहां पर बताई थी कि ए इज नॉट वियरिंग अ वाइट शर्ट, यानी कि ए वाइट भी नहीं पहनेगा। ये सारे के सारे ऑप्शन जो भी मैंने लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं आएंगे, जो एलिमिनेट हो गए। ये सारे ऑप्शंस एलिमिनेट है, एलिमिनेट। टोटल ऑप्शन कितने थे मेरे पास, टोटल कितने ऑप्शन थे, 7, टोटल 7 ऑप्शन थे। देख लो 6 हटा दिए, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। 6 ऑप्शंस हटा दिए। देख लो ध्यान से, दोबारा बता देता हूं। रेड, ग्रीन और ब्लू ये शर्ट्स ऑलरेडी इन्होंने पहनी हुई हैं, तो ए के पास ये वाला कलर, सेम कलर तो पहनेगा नहीं, वो सबके सातों के अलग अलग कलर हैं, तो ये 3 तो वैसे ही हट गए। इसके बाद उसने बोला था कि भाई इंडिगो जो है एफ का कलर नहीं हो सकता,
तो इसलिए इसका भी कलर नहीं होगा, क्योंकि इंडिगो डी ने ऑलरेडी पहन रखा है, तो एफ का ट्राउजर नहीं होगा अगर इंडिगो, तो ए की शर्ट भी इंडिगो नहीं होगी, तो ये वायलेट या इंडिगो ये भी हट गया। ठीक है, येलो एफ नहीं पहनेगा तो ए भी नहीं पहनेगा, और अगर व्हाइट उसने खुद ही मना कर दिया कि व्हाइट नहीं पहनेगा। एक ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन बचा? ब्लैक। एक कलर बचा, कौन सा? ब्लैक। तो ए की शर्ट का कलर ब्लैक हो जाएगा, और अगर ए की शर्ट का कलर ब्लैक हो जाएगा तो एफ के ट्राउजर का कलर भी ब्लैक हो जाएगा। चलो भाई, दो ऑप्शंस तो हमने समझदारी से फिल कर लिए। अब आगे देखते हैं। देखना कितना मजेदार क्वेश्चन होने वाला है भाई, मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना मजा आता है, और जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है यार, बड़ा मतलब आपको लगता है कि आपने कुछ एक अचीवमेंट वाला एक फीलिंग आती है आपके अंदर। अगला देखते हैं यार। अब एक काम करते हैं, बी के ट्राउजर के बारे के, बी का ट्राउजर निकालते हैं, क्योंकि बी के ट्राउजर के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो बी का ट्राउजर भी क्या करेंगे? एलिमिनेशन लगाएंगे। बी का ट्राउजर एलिमिनेशन लगाएंगे। आओ, बी के ट्राउजर की बात करें तो इंडिगो, ब्लू, ब्लैक तो हो ही नहीं सकता, ये तीन हटा दो पहले। इंडिगो नहीं होगा, ब्लू नहीं होगा, और ब्लैक नहीं होगा। साथ ही साथ क्योंकि बी ने रेड कलर की शर्ट पहनी है तो रेड भी नहीं होगा। ठीक है भाई, रेड भी नहीं होगा, सेम कलर नहीं पहन सकते ना। पर्सन इज नॉट, नो पर्सन कैन वियर सेम कलर एंड सेम ट्राउजर। इसके बाद ये चार तो मैंने हटा, ये चार तो पहले ही हट गए। अब इसने यहां बताया था पहली लाइन के अंदर, बी इज वियरिंग रेड कलर शर्ट एंड इज नॉट वियरिंग, अब ये इंफॉर्मेशन इस टाइम पर काम आती है, एंड इज नॉट वियरिंग क्रीम और येलो कलर ट्राउजर। ये दो, यानी कि बी कौन सा ट्राउजर नहीं पहन रहा? क्रीम भी नहीं पहनेगा और येलो भी नहीं पहनेगा। आप देखो टोटल 7 ऑप्शन थे, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमिनेट हो गए भाई, 6 के 6 मेरे एलिमिनेट हो गए। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? व्हाइट। कौन सा ऑप्शन बचेगा? एक व्हाइट। तो बी के लिए, ट्राउजर के लिए कौन सा कलर बचा? एक व्हाइट बचा, व्हाइट बचा सिर्फ। अब देखते हैं ये ई, अब एक इक्वेशन ये थी ना, देखो ये वाली इक्वेशन तो हमने सॉल्व कर ली, ए और एफ वाली। अब ई और सी वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ई की शर्ट का कलर और एफ के सी के ट्राउजर का कलर सेम है, तो ये वैसे आसानी से निकल जाएगा, इसमें तो यार बनाने की जरूरत नहीं है। देखो ब्लैक हट जाएगा, अगर अब चार तो देखो ये पहले से ही पता है, ब्लैक हट गया, रेड हट गया, ग्रीन हट गया, ब्लू हट गया। ठीक है, 4 हट गए, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू हट गए। इसके बाद इसके ट्राउजर का कलर भी क्योंकि सेम होगा तो व्हाइट भी नहीं हो सकता। 5 देखो, 5 हो गए, व्हाइट भी नहीं हो सकता, और ब्लैक तो पहले आ गया, ब्लू पहले आ गया, इंडिगो यानी कि वायलेट भी नहीं हो सकता। तो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू 4 हट गए, 5वां व्हाइट हट गया, और छठा इंडिगो हट गया। इंडिगो और व्हाइट भी हट गए, क्योंकि इसके ट्राउजर का कलर ना ही व्हाइट होगा ना ही इंडिगो होगा। अगर ट्राउजर का कलर वो नहीं होंगे तो इसके शर्ट के कलर भी वो नहीं होंगे। तो 6 ऑप्शन हट गए। एक ऑप्शन बचा येलो, वो येलो बचेगा इसके लिए, ई के लिए। तो यहां पर येलो आ गया और यहां पर भी येलो आ गया, यहां पर भी येलो आ गया और यहां पर भी येलो आ गया। अब एक काम करते हैं, फटाफट से इनके ट्राउजर निकाल लेते हैं, 2 इनके ट्राउजर निकाल लेते हैं। ये जो 2 ट्राउजर बचे हैं, देखो भाई हमारे पास ट्राउजर के लिए ऑप्शन कौन से बचे? व्हाइट, येलो, इंडिगो, ब्लू और ब्लैक हो गए। एक बचेगा रेड और एक बचेगा क्रीम, 2 कलर बचले। ऊपर से आप लिख लेना, आप इस इंफॉर्मेशन को ढंग से लिख लोगे, शर्ट के कौन कौन से कलर बचे हैं और शर्ट के कौन कौन से टोटल कलर्स हैं और ट्राउजर के कौन कौन से कलर्स हैं, यहां पर आप अपनी कॉपी में लिख लोगे। मुझे प्रॉपर नोट्स के साथ चाहिए आपका काम, ठीक है भाई? टैग करते हुए मुझे बताना कि सर देखो हमने क्वेश्चन करा है सॉल्व, ये वाला स्पेशली ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है। देखो 2 ऑप्शन बचे, एक रेड और एक क्रीम। देखो रेड की बात करूं तो क्योंकि इसने ब्लू शर्ट पहनी है तो रेड ट्राउजर ये पहन नहीं सकता, तो रेड के लिए ऑप्शन बचेगा ही सिर्फ ये, और क्रीम आ जाएगा यहां पर। लो, हो गया मेरा कंप्लीट। रेड और क्रीम था। रेड की अगर मैं बात करूं तो ब्लू के साथ रेड आ नहीं सकता, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो रेड के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, ये वाला ए के साथ आएगा वो, और इसके पास क्रीम ट्राउजर होगा जी के पास। अब बचे हैं सी और एफ की शर्ट बतानी है यार। अब क्योंकि मेरे पास इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और ऑप्शन मेरे पास 2 हैं, एक वायलेट और एक व्हाइट, तो यहां पर मैं दोनों को फिट कर दूंगा, वायलेट ऑब्लिक व्हाइट।
क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं यार, इन दोनों में से कोई भी पहन सकता है, कोई वो नहीं है मेरे पास। और क्वेश्चन में देखना इसी के बारे में पूछेंगे, वो जान पूछ कर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही बोलना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अरेंजमेंट बड़ी मुश्किल से एंड में हमारे पास जैसे तैसे बन गई है, फटाफट से इनके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। कह रहे हैं भाई हु वियर्स वायलेट कलर शर्ट, देखा पहला क्वेश्चन ही, हु वियर्स वायलेट कलर शर्ट, पहला ऑप्शन सी, दूसरा ऑप्शन एफ, नहीं बता सकते। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सी और एफ, ये ठीक है क्योंकि इनके बाहर तो कोई आंसर है ही नहीं वैसे भी, या तो सी पहनेगा या तो एफ पहनेगा, इन दोनों में से कोई एक ही पहनेगा, राइट। तो तीसरा ऑप्शन उसने मुझे दिया है सी और एफ। फिर चौथा ऑप्शन है डाटा इनएडिक्वेट। तो जब ऑप्शन ये वाला हमारे पास है ही तो पहले हम इस पे जाएंगे, ठीक है। अगर यहां पर भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता तो फिर डाटा इनएडिक्वेट पे जाते हैं हम। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ बीज ट्राउजर, बी के ट्राउजर का कलर हमने बड़ी मेहनत से निकाला था। क्या था भाई बी के ट्राउजर का कलर? बी के ट्राउजर का कलर था व्हाइट। बी के ट्राउजर का कलर देखते हैं, ऑप्शन है हमारे पास व्हाइट, होना तो चाहिए। बी के ट्राउजर का कलर ये रहा भाई, व्हाइट, बी का ट्राउजर व्हाइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ एज ट्राउजर, ए का ट्राउजर हमने क्या निकाला था? ए की शर्ट ब्लैक थी और ट्राउजर आया था मेरे ख्याल से, ट्राउजर क्या आया था? ए का ट्राउजर आया था रेड, रेड आया था। तो ए का ट्राउजर है भाई रेड। यहां पर है क्रीम, ब्लू, व्हाइट या नन ऑफ दीज। अपन लगाएंगे नन ऑफ दीज पे आंसर, क्योंकि हमारा आंसर था रेड एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारा रेड आंसर बिल्कुल ठीक है। तो नन ऑफ दीज पर टिक लगाते हुए अपन घबराते नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला, व्हाट इज द कलर ऑफ एफ शर्ट, एफ के शर्ट का कलर बताओ। एफ के शर्ट का कलर व्हाइट या फिर वायलेट, कुछ भी हो सकता है, व्हाइट या फिर वायलेट कुछ भी हो सकता है। तो मैं लगाऊंगा डाटा इनएडिक्वेट पे टिक। किस पे लगाऊंगा? डाटा इनएडिक्वेट पे, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, एफ या फिर उसके शर्ट का कलर, बिल्कुल। नेक्स्ट, ठीक है ना भाई, ये देखो एफ या फिर उसके एफ के शर्ट का कलर वायलेट या व्हाइट में से कोई भी आ सकता है। तो मैं डाटा इनएडिक्वेट पे टिक लगाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन मेरे पास ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन लास्ट, कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ जीज ट्राउजर, जी के ट्राउजर का कलर क्या है भाई? जी के ट्राउजर का कलर आया था मेरा क्रीम, जी के ट्राउजर का कलर आया था मेरे पास राइट, क्रीम आया था। ठीक है भाई, तो इस पे मैं क्या टिक लगा दूंगा? इस पे लगा दूंगा क्रीम, ऑप्शन है मेरे पास, इंडिगो, व्हाइट, रेड, ये रहा क्रीम, तो क्रीम पे टिक लगा देंगे। व्हाट इज द जी कलर ऑफ जीज ट्राउजर? क्रीम। और यहां पर हमारे क्वेश्चन जो हैं वो खत्म होते हैं फाइनली। ठीक है भाई, तो जैसा आपसे वादा किया था, स्टार्टिंग हमने पहले कंसेप्ट से करी, कंसेप्ट समझे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया। स्टार्टिंग में छोटे छोटे थोड़े क्वेश्चन थे, दो इंटरेस्टिंग थे लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन थे, लेकिन लास्ट का ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। ऐसा हो जाएगा बहुत बारी आप अटकोगे क्वेश्चंस में, ऐसा काफी बार हो जाएगा, क्वेश्चंस में अटक जाओगे। तो वो जनरल गाइडलाइंस जो बताई हैं उनको दिमाग में रखना यार, वो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि पहली बारी में हमसे भी सॉल्व हो जाते थे, बहुत बार ऐसे हम भी अटकते थे यार, लेकिन वो क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, मेहनत करते रहो यार, वो तुम्हारे हाथ में, मेहनत करते रहो, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहो। मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी अच्छे क्वेश्चन डालकर दूंगा आपको। ठीक है यार, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप सबको मजा आया होगा। #SW चलते रहना चाहिए भाई, और आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं इस लेक्चर को देखने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज योर कुणाल सर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।